3 अप्रैल से हमारा रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हमारी कोशिश ये रहेगी कि मिड में तक आपके हर एक सब्जेक्ट की कम से कम 3 बार रिवीजन हो सके। और ये जो रिवीजन है ये रेगुलर इंटरवल्स पे होनी चाहिए ताकि आप चीज़ों को अच्छे से रिटेन कर पाएँ। इस बैच के अंदर पहले आपको 2 दिन का समय मिलेगा। इस 2 दिन के अंदर हम कुछ सिलेबस डिसाइड करेंगे और वो सिलेबस आपको सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी के बाद जो थर्ड डे होगा, थर्ड डे पे एक लंबा मैराथन सेशन होगा, लाइव सेशन रहेगा, जिसके अंदर आपने जो भी पढ़ा है उसकी रिवीजन की जाएगी और इस चीज़ को कैसे रिटेन करना है उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे फ्लो चार्ट्स का, डायग्राम्स का, टाइमलाइन मेथड का, और ये पूरा का पूरा सेशन हमारा एक्टिव रिकॉल टेक्निक के ऊपर बेस्ड होगा। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद दोबारा से जो सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी ताकि आप दोबारा से उस चीज़ को रिकॉल कर सकें। तो एक ही सब्जेक्ट अगर हम ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो हर एक सब्जेक्ट आप कम से कम 3 बार रिवाइज कर लेंगे। एक सेल्फ स्टडी, दूसरा एक्टिव रिकॉल मेथड से लाइव सेशन के थ्रू, और तीसरी बार आपकी रिवीजन होगी जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये जो एक्टिव रिकॉल के थ्रू हम सिलेबस को कवर करते चलेंगे, ये वीडियोस आपके पास अवेलेबल रहेंगी आपके प्रीलिम्स एग्जाम तक। तो आप इन वीडियोस को कई बार देख सकते हैं ताकि आप जल्दी जल्दी एक एक दो दिन के अंदर अपने पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकें। ये 3 अप्रैल से हमारा बैच चालू हो जाएगा। जो पहला सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका ज्योग्राफी का। तो 3 अप्रैल को हम फिजिकल ज्योग्राफी या फिर आप जिसको वर्ल्ड ज्योग्राफी कहते हैं उस वर्ल्ड ज्योग्राफी की रिवीजन करेंगे। अगर आप इसके अंदर एनरोल कराना चाहते हैं तो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऐप के स्टोर सेक्शन के अंदर आपको इन सभी बैचेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। तो इस स्कीम के अंदर पहले हमें फूड प्रोसेसिंग के बारे में पता होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास टमाटर हैं, अगर आप इन टमाटर को मार्केट में बेचने जाएंगे तो ये टमाटर आपका हो सकता है 20 रुपए किलो के हिसाब से बिक जाए। आपने इसी टमाटर को सॉस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, केचप के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो टमाटर केचप है, ये टमाटो केचप हो सकता है आपको 30 से लेकर 40 रुपए के बीच में आप इसको बेच पाए। तो आपने क्या कर दिया, आपने फूड को थोड़ा सा प्रोसेस कर दिया, प्रोसेस करके आपने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू को एनहांस कर दिया। तो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज जो हैं वो फूड के ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे होते हैं। इस फूड प्रोसेसिंग के कई सारे बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट क्या है कि जो फूड क्रॉप्स होती हैं ये फूड क्रॉप्स पेरिशेबल होती है, यानी कि जल्दी से ही ये खराब हो जाती हैं। इनको आप ज़्यादा समय तक अपने पास संभाल के नहीं रख सकते। तो इसीलिए आप क्या कोशिश करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी बिक जाएं। मान लीजिए आपके पास 4 किलोग्राम टमाटर थे, आपने 2 किलोग्राम टमाटर तो आसानी से बिक गए, 2 नहीं बिक रहे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी केचप बना के रख सकते हैं। इस केचप को आप आगे कभी भी बेच सकते हैं। ठीक है, एक तो ज़्यादा पैसा मिल रहा है, दूसरा आपने क्या कर दिया, आपने खाने की जो वेस्टेज है इस वेस्टेज को कम कर दिया। कैसे कम कर दिया, क्योंकि आपने फूड की जो लाइफ है, फूड की लाइफ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, तो फूड लाइफ इसमें इंक्रीज हो जाती है। दूसरी चीज़, फूड प्रोसेसिंग से क्या होता है, आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं फूड क्रॉप के ऊपर। जो चीज़ 20 रुपए की बिकती उसी पे आपने थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर दी और अब वो आपकी 40 रुपए की बिक रही है, आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो इससे क्या होता है, आपकी जो अर्निंग्स हैं वो अर्निंग्स इंक्रीज हो जाती है, यानी कि इनकम जो है इसमें इंक्रीज होने के चांसेस मिलते हैं। दूसरा, फूड उगाने के लिए सिर्फ आपके फार्मर्स इन्वॉल्व होते हैं। फूड उगाने में सिर्फ फार्मर्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर इस फूड की प्रोसेसिंग करनी है तो आपको इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, और ये जो इंडस्ट्री है, जब भी आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से आपकी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। फूड जो भी प्रोसेस्ड फूड है, मान लीजिए आपने इस टमाटर की केचप बना दी, वो एक बॉटल के अंदर है। इस बॉटल को ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी ईजी होता है। तो ईजी हैंडलिंग होती है प्रोसेस्ड फूड की, ईजी हैंडलिंग है, लंबे समय तक आप स्टोर कर सकते हैं, आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और जो ये प्रोसेस्ड फूड है आप इस प्रोसेस्ड फूड को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपके फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज से होते हैं। इंडिया के अंदर जो दिक्कत है वो दिक्कत ये है कि इंडिया की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत ही हद तक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर है। इंडिया के अंदर लगभग 25 लाख यूनिट्स ऐसे हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के आते हैं। इंडिया के अंदर जितनी भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैं उनका 74% एम्प्लॉयमेंट जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है, यानी कि ये 74% लोग जो हैं इन 25 लाख यूनिट्स के अंदर काम कर रहे हैं। तो टोटल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का 74% एम्प्लॉयमेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। ये जो 25 लाख यूनिट्स हैं, ये 25 लाख यूनिट्स में से लगभग 66% रूरल एरिया के अंदर आती है, यानी कि ये जो बहुत ही छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस हैं वो ज़्यादातर आपके रूरल एरिया के अंदर स्थित हैं।
तो अब हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है कि इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाए, और अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के बाद जो इंडिया की फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज हैं, इन फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए ताकि वो और पैसे कमा सके। अनऑर्गेनाइज होने की वजह से क्या होता है, अनऑर्गेनाइज होने की वजह से इसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनको अच्छी स्किल्स नहीं मिली होती, ठीक है, उन्हें जो थोड़ी बहुत नॉलेज है उसी नॉलेज के बेसिस पर काम करते रहते हैं, बहुत स्किल्स नहीं है। ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज होने की वजह से इनको आसानी से क्रेडिट भी नहीं मिलता है, इनको आसानी से क्रेडिट भी नहीं मिल पाता। और जो तीसरी दिक्कत ये अनऑर्गेनाइज होने की वजह से फेस करते हैं, वो तीसरी दिक्कत ये है कि मान लीजिए कोई एक राज्य है, इस राज्य के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे मैंगोज बहुत अच्छे होते हैं यूपी के अंदर, ठीक है, लेकिन ये जो मैंगोज हैं, कुछ लोग यहाँ पे उगा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं मैंगोज की, कुछ यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैंगोज, ये मान लीजिए 10 किलो अचार बना रहा है, ये 5 किलो अचार बना रहा है, ये 6 किलो अचार बना रहा है, ये 7 किलो अचार बना रहा है। तो ये सब के सब सेम काम कर रहे हैं, सेम मशीन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही छोटे लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है। अनऑर्गेनाइज होने की वजह से इनका लेवल ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता। तो अब हम कोशिश क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि मान लीजिए ये सारे के सारे सेम काम कर रहे हैं, सेम मशीन यूज़ कर रहे हैं, सेम जगह पे इनको सामान बेचना है, तो इनसे बोला जाएगा कि तुम अपने सामान को एक जगह पे एग्रीगेट कर दो, सिमिलर मशीन्स को यूज़ करो तुम, ताकि क्या हो जाएगा, अब तुम ढेर सारा सामान लेके आ सकते हो। ये इसका 10 किलो, इसका 5, इसका 6, इसका 7, ये सब का सब यहाँ पे ऐड हो गया। अब जो है तुम एक बड़े लेवल पे काम कर रहे हो। जब बड़े लेवल पे काम किया जाता है तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने आप ही कम होने लग जाती है, ठीक है। अब हर किसी को अलग अलग मशीन नहीं खरीदनी पड़ेगी, एक ही मशीन से सब के सब काम कर सकते हैं। इस जो आपने प्रोड्यूस बनाया, क्योंकि अब वो इतना ज़्यादा है तो इसीलिए आप कुछ प्रोड्यूस को डोमेस्टिक मार्केट में बेचोगे, कुछ को आप एक्सपोर्ट कर दोगे। तो इसीलिए हम क्या करना चाहते हैं, इन सब का क्लस्टर बनाना चाहते हैं स्टेट वाइज, ठीक है। तो जिस स्टेट में जो चीज़ फेमस है उस हिसाब से क्लस्टर्स बना दी जाएंगे, इसको क्लस्टर अप्रोच कहा जाता है। तो ये जो दिक्कतें हैं, इन्हीं दिक्कतों को सॉल्व करेगी हमारी फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम या फिर PMFME स्कीम। पहली तो इसकी जो मिनिस्ट्री होगी वो होगी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है। 5 सालों के लिए स्कीम को लेके आए थे हम 2020 के अंदर, और ये स्कीम कब तक चलेगी आपकी, ये स्कीम चलेगी आपकी 2024-25 वाले फाइनेंशियल ईयर तक ये स्कीम चलने वाली है। इस स्कीम के अंदर 5 सालों की स्कीम थी। जो फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर के अंदर सरकार ने कहा था कि जो भी खर्चा होगा वो सारा का सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी, लेकिन सेकेंड ईयर से लेके 5th ईयर तक जो भी खर्चा होगा वो सेंटर और स्टेट्स आपस में बियर करेंगे। सेंटर 60% और स्टेट्स 40% बियर करते रहेंगे, ठीक है। तो इसकी इंडस्ट्री पता होनी चाहिए। इसके अंदर क्या क्या काम करेंगे, इसके अंदर काम ये किया जाएगा कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस में लगे हुए हैं, स्पेशली छोटे फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, इन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के एंटरप्रेन्योर्स की कैपेसिटी बिल्ड की जाएगी। जैसा मैंने कहा, स्किल्स नहीं होती तो कैपेसिटी बिल्ड करके स्किल्स दी जाएगी, उन्हें टेक्निकल नॉलेज दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। फिर इनको क्रेडिट नहीं मिलता था, तो अब क्रेडिट की भी सप्लाई माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में थोड़ी सी ईजी की जाएगी। इस स्कीम के अंदर जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स भी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी इसके अंदर बेनिफिट मिल सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी इसमें बेनिफिट ले सकते हैं और कोऑपरेटिव्स भी इसके अंदर बेनिफिट लेंगे। इसमें जो मेजर फोकस रहेगा फीमेल्स के ऊपर, यानी कि जो जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस फीमेल्स ओन कर रही हैं उसको ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। तो विमेन ओन्ड एंटरप्राइजेस, SC/ST ओन्ड एंटरप्राइजेस, ऐसे एंटरप्राइजेस जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हैं, उनको इसके अंदर बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को फॉलो करेंगे। क्या होती है वो अप्रोच, वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। जैसे कि यूपी में मैंगो, कर्नाटका के अंदर टमाटोज, आंध्रा के अंदर आपकी चिली, महाराष्ट्र के अंदर आपके ऑरेंजेस, इन सब के क्लस्टर बना दिए जाएंगे ताकि वो क्या कर सकें, वो बेनिफिट ऑफ स्केल ले सकें। बेनिफिट ऑफ स्केल का मतलब होता है कि तुम जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतनी ही कम हो जाएगी। इस स्कीम के अंदर जो SHGs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को सीड कैपिटल भी प्रोवाइड की जाएगी क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट्स की फॉर्म में। अब ये न्यूज़ में क्यों था, न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन दोनों ने मिलके एक पोर्टल बनाया है। ये पोर्टल क्या करता है, ये पोर्टल मदद करता है
अर्बन एरिया के सेल्फ हेल्प ग्रुप को। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। तो अर्बन एरिया के सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद करता है सीड कैपिटल, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसकी सीड कैपिटल इनको, ताकि इजी रेट पे मिल जाए उसके लिए। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर वही लिखा हुआ है कि लगभग 25 लाख यूनिट्स ऐसे हैं, 25 लाख यूनिट्स ऐसे हैं जो कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि बहुत ही छोटे फूड प्रोसेसर्स हैं। इन 25 लाख में से 25 लाख में जितनी एम्प्लॉयमेंट है वो टोटल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का 74% है। यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी एम्प्लॉयमेंट है उसका 74% इन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस से आता है, यानी कि बहुत ही छोटे। ठीक है, ये जो है ये अनऑर्गेनाइज्ड है, ये अनऑर्गेनाइज्ड है। और ये जो 25 लाख यूनिट है इसका 66% जो है वो रूरल एरिया के अंदर स्थित है। ठीक है, ये थी हमारी पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम, पीएमएफएमई स्कीम। ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपका फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। तो इसके अंदर आपको ये जानना जरूरी है कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या दिक्कतें और सॉल्यूशन के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। तो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच वगैरह आप लिख सकते हैं। पीएम पोषण, हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर मिड डे मील स्कीम के बारे में देखा था। मिड डे मील स्कीम के अंदर हमने कहा था कि क्लास फर्स्ट से लेके 8th क्लास तक के बच्चों को हॉट कुक्ड मील प्रोवाइड करने का प्रोविज़न किया गया है, कम से कम एक दिन का खाना इसके अंदर मिलेगा। तो इसके अंदर जो मिड डे मील स्कीम होती थी उसके अंदर प्राइमरी स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे होते थे उन्हें, प्लस में जो अपर प्राइमरी के अंदर बच्चे होते थे उनको हॉट कुक्ड मील मिलती थी। प्राइमरी के अंदर आते हैं क्लास फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक के बच्चे, और अपर प्राइमरी में आते हैं आपके 6 से लेके 8th क्लास तक के बच्चे। तो इनको हॉट कुक्ड मील मिलनी थी। प्राइमरी वालों को 100 ग्राम खाना मिलना चाहिए था, और जो आपके अपर प्राइमरी थे उनको 150 ग्राम का खाना मिलना था। ये सारे के सारे प्रोविजन आपके मिड डे मील स्कीम के अंदर थे। इसके साथ साथ अब जो है कुछ चेंजेस किए गए हैं, मिड डे मील को रीनेम कर दिया है पीएम पोषण के अंदर। तो अब मिड डे मील का जो नाम है वो पीएम पोषण हो चुका है, जिसकी फुल फॉर्म है पोषण शक्ति निर्माण। इस स्कीम के अंदर एक तो रीनेम किया है, दूसरा काम क्या किया गया, दूसरा इस स्कीम को और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है। पहले मिड डे मील सिर्फ 1st क्लास से लेके 8th क्लास तक के बच्चों को मिलती थी। अब मिड डे मील जो है वो प्री प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं उनको भी मिलेगी। ये प्री प्राइमरी क्या होता है, क्लास फर्स्ट से पहले भी बच्चों को 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती थी, प्री स्कूल ट्रेनिंग जिसको कह सकते हैं। ठीक है, प्री स्कूल क्लासेस। तो ये जो प्री स्कूल क्लासेस दी जाती थी प्री प्राइमरी लेवल के अंदर, ये दी जाती थी बाल वाटिकास के अंदर। ये बाल वाटिकास आंगनवाड़ी केंद्रास के साथ एसोसिएटेड होती हैं, और इसके अंदर 1 साल की प्री स्कूल ट्रेनिंग दी जाती थी। अब इन बाल वाटिका के अंदर जितने बच्चे हैं उनको भी एक वक्त का हॉट कुक्ड मील प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ये पीएम पोषण के अंदर हो गया। दूसरा क्या किया गया, पहले से निर्धारित था कि कितने ग्राम का फूड ग्रेन देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले से निर्धारित कर दी गई। लेकिन अब क्या किया गया, अब 5% का फ्लेक्सिबल कंपोनेंट भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। ये फ्लेक्सिबल कंपोनेंट क्या है कि हर एक राज्य जो है वो 5% जो फूड ग्रेन है, जो भी वो फूड दे रहा है, ये 5% का जो कंपोनेंट है, जितना भी खाना देना है उसका 5% जो है वो राज्य अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है कि ये क्या देना चाहता है। ये जो 5% कंपोनेंट है इसके अंदर राज्य अपने हिसाब से न्यूट्रिशन बेस्ड कोई भी चीज़ इसके अंदर दे सकता है। जैसे कि कोई भी फोर्टिफाइड फूड दे दिया, कोई फ्रूट दे दिया या फिर मिल्क दे दिया। ये 5% का कंपोनेंट राज्यों के लिए फ्लेक्सिबल छोड़ दिया है, जो राज्य जैसे चाहे वैसे इस 5% के कंपोनेंट को अप्लाई कर सकता है। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या की गई है, इसके अंदर एनकरेज किया जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें एनकरेज करेंगे हम लोकली ग्रोन ट्रेडिशनल फूड। ट्रेडिशनल खाने को इसके अंदर एनकरेज किया जाएगा, क्योंकि ट्रेडिशनल खाना जो है, जो बच्चा जिस राज्य का होता है, जिस एरिया का होता है, उस एरिया में जो खाना होता है वही खाना उस बच्चे को पसंद होता है। ठीक है, जैसे बिहार के अंदर अगर कोई है तो उसको लिट्टी चोखा पसंद होगा, पंजाब के अंदर छोले भटूरे पसंद होंगे, या फिर कुलचा पसंद होगा। तो उसी तरह की चीज़ें लोकली ग्रोन ट्रेडिशनल फूड को एनकरेज किया जाएगा इसके अंदर। अगला जो काम किया गया वो ये कि अब पीएम पोषण के अंदर, यानी कि मिड डे मील जो हुआ करती थी, मिड डे मील स्कीम के अंदर सोशल ऑडिट को मैंडेटरी कर दिया है। इस ऑडिटिंग से इस स्कीम को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा रहा है उसको चेक किया जाएगा। और ये जो सोशल ऑडिटिंग है ये करने में किसकी मदद ली जाएगी, इसके अंदर मदद ली जाएगी कॉलेज स्टूडेंट्स की,
और ट्रेनी टीचर्स की, ठीक है। इनकी मदद लेके इनसे सोशल ऑडिट कराया जाएगा कि इस स्कीम को सही से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं। और इसके अंदर जो पहले राज्य होती थी, स्टेट्स होती थी, वो कैश ट्रांसफर करते थे स्कूल्स को, किस चीज़ के लिए, जो भी वो खाना खरीदे उस खाने के लिए, प्लस में यहाँ पे जो भी कुक होते थे वो खाना बनाते थे, तो खाना बनाने का उन कुक्स को ऑनरेरियम मिलता था, ऑनरेरियम मिलता था। तो पहले कैश पेमेंट होती थी, अब क्या कर दिया गया है, अब कर दिया गया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि डायरेक्टली बैंक के खाते में पैसा पहुंच जाएगा, कैश देने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर की जा रही हैं। एक सिंपल सा सवाल आ सकता है कि पीएम पोषण के अंदर जो आपके प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनको कितनी कैलोरी देना मैंडेटरी है, तो 700 कैलोरीज देना मैंडेटरी है, ठीक है। क्या क्या चेंजेस हुए हैं बस ये चेंजेस देख लीजिए, बाकी जो मिड डे मील स्कीम हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं वो है, एक बार इसको रीड करेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की एक स्कीम है। हमारा एक विजन था जो था हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, यानी 2022 तक सभी को एक घर प्रोवाइड करना था। इसी स्कीम का एक कंपोनेंट है जो रूरल एरिया में लगता है, उसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर हम क्या कर रहे थे, ऐसे जितने भी लोग हैं जो कि होमलेस हैं या फिर जो कि कच्चे और डिलापिडेटेड हाउस के अंदर रह रहे हैं, इनको पक्का हाउस प्रोवाइड करना था। इनको एक ऐसा पक्का हाउस प्रोवाइड करना था जिसका मिनिमम एरिया 25 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए, ठीक है। तो 25 मीटर स्क्वायर का पक्का हाउस प्रोवाइड करना है। तो इसके अंदर, इस स्कीम के अंदर क्या किया जाता है, इस स्कीम के अंदर जो भी इंसान ये हाउस लेना चाहता है, जो कि एलिजिबल है और जो इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहता है, उसको क्या मिलेगा, उसको ग्रांट दी जाती है। कितनी ग्रांट दी जाती है, उसको 100% ग्रांट दी जाती है, 1.2 लाख रुपीज़ की, 1.2 लाख रुपीज़ के पैसे दिए जाते हैं अगर वो किसी प्लेन एरिया के अंदर रह रहे हैं तो, ठीक है। अगर यही आदमी जो कि एलिजिबल है और अपना घर चाहता है तो उसको कितनी ग्रांट मिलेगी, उसको ग्रांट मिलेगी 1.3 लाख रुपीज़ की, अगर वो रह रहा है किसी हिली एरिया के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के अंदर, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड एरिया के अंदर, या जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर एक तो ग्रांट का कंपोनेंट है। ग्रांट कैसे मिलेगी, या तो 1.2 लाख की या फिर 1.3 लाख की। प्लेन एरिया में 1.2 लाख और आपके हिली, नॉर्थ ईस्ट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, जम्मू कश्मीर के अंदर 1.3 लाख की इसके अंदर ग्रांट मिलेगी। प्लस में 12,000 रुपीज़ और मिलते हैं। ये जो 12,000 रुपीज़ हैं, ये 12,000 रुपीज़ आपके स्वच्छ भारत अभियान के अंदर मिलते हैं टॉयलेट की कंस्ट्रक्शन के लिए, यानी कि घर तो हो, पक्का घर भी है और उसके साथ साथ टॉयलेट बनाने के 12,000 रुपये अलग से मिलते हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे निकाला जाता है, देखिए एलिजिबिलिटी के लिए एक सेंसस हुआ था जिसका नाम था सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011। इस सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंदर कुछ हाउसिंग डेप्रीवेशन पैरामीटर्स थे, यानी कि ऐसे पैरामीटर्स थे जो बताते हैं कि किन किन लोगों के पास घर नहीं है। तो हाउसिंग डेप्रीवेशन पैरामीटर्स, जो भी लोग इस हाउसिंग डेप्रीवेशन पैरामीटर के आधार पर एलिजिबल होंगे वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। प्लस में जब किसी आदमी को बेनिफिशियरी बनाया जाएगा तो उसकी वेरिफिकेशन ग्राम सभा से करवाई जाएगी, ठीक है। तो ग्राम सभा और SECC के डेटा को यूज करके बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। एक बार बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई हो गया तो उसको एक तो ग्रांट मिलती है और दूसरे उसको 12,000 रुपये मिलते हैं। ग्रांट मिलती है अगर प्लेन में है तो 1.2 लाख रुपीज़ की, और अगर हिली, नॉर्थ ईस्ट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट या जम्मू कश्मीर तो 1.3 लाख रुपीज़ की ग्रांट मिलती है। बाकी जो पैसा है उसे अपनी जेब से ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो पक्का हाउस है, इस पक्के हाउस में बेसिक एमिनिटीज़ भी दी जाती हैं। बेसिक एमिनिटीज़ का क्या मतलब है, बेसिक एमिनिटीज़ से मेरा मतलब है कि इसको उज्ज्वला स्कीम के अंदर LPG कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, इसको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दी जाएगी, जल जीवन मिशन के अंदर इसको सेफ ड्रिंकिंग वाटर का कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, रूरल कंपोनेंट है, तो इसका मंत्रालय कौन सा हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसका मंत्रालय, इसकी मिनिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है। 2016 के अंदर इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट स्कीम हमारी है PMG दिशा। अच्छा, एक चीज़ हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इसके अंदर है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर कि ये जो ग्रामीण वाला कंपोनेंट है इसके अंदर अगर कोई अपना घर बनाने के लिए, देखिए घर बनाने के लिए एक तो ग्रांट मिल रहा है, ग्रांट में उसको 1.2 या फिर 1.3 लाख रुपए मिल जाते हैं और 12,000 रुपये उसके टॉयलेट बनाने के लिए। साथ के साथ अगर कोई इंसान अपना घर बना रहा है और घर बनाने के लिए उसको लेबर की ज़रूरत है और वो MG नरेगा वर्कर्स की मदद लेता है तो वो भी इसके अंदर अलाउड है। तो MG नरेगा की काम के अंदर इसको प्रधानमंत्री आवास योजना को भी शामिल कर दिया गया, ठीक है। PMG दिशा,
पीएमजी दिशा आपकी मेती मिनिस्ट्री के अंदर आती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो पीएमजी दिशा को इम्प्लीमेंट कर रही है। मेती ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मंत्रालय है, इस मंत्रालय ने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जिसका नाम है CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। ठीक है, CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है ये पीएमजी दिशा को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो आखिर ये पीएमजी दिशा क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? ग्रामीण डिजिटल साक्षरता। साक्षरता मतलब लिटरेसी, डिजिटल मतलब कि आपकी जो भी कंप्यूटर्स को चलाना है, आप अपने लैपटॉप्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट को कैसे यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपके डिजिटल लिटरेसी के अंदर आ जाती है। ग्रामीण एरिया के अंदर यानी कि रूरल एरिया के अंदर हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे हों जो कि डिजिटली लिटरेट हैं, जिनको ये पता है कि मुझे ब्राउज़र को कैसे यूज़ करना है, मुझे कैसे मेल्स भेजनी है और कैसे मेल्स को ओपन करके पढ़ना है, मुझे डिजिटल पेमेंट किस तरह से करनी है, गवर्नमेंट की अगर कोई सर्विसेज है तो उसको मैं ऑनलाइन कैसे लूँ। क्योंकि जब तक रूरल एरिया के अंदर ये डिजिटल लिटरेसी नहीं आएगी तब तक एक गैप मेंटेन रहेगा अर्बन एरिया के बीच में और रूरल एरिया के बीच में। अर्बन एरिया के जो लोग हैं वो ज़्यादा एम्पावर्ड हैं क्योंकि उनको ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ करनी आती हैं, लेकिन रूरल एरिया के अंदर ये एम्पावरमेंट अभी मिसिंग है। तो इसीलिए हमने ये स्कीम चालू की थी, ये अभियान चालू किया था। ये अभियान 2017 में स्टार्ट हुआ है मेती मंत्रालय ने स्पेशल पर्पस व्हीकल बना के। इसके अंदर हम कोशिश करें कि रूरल एरिया में 6 करोड़ लोगों को डिजिटली लिटरेट बनाना है। इन 6 करोड़ लोगों में से अभी तक 5.01 करोड़ लोग एनरोल करा चुके हैं कि मुझे भी इस अभियान के अंदर मुझे लिटरेसी चाहिए, और 5 करोड़ में से 4.21 करोड़ लोगों को हम ऑलरेडी डिजिटली लिटरेट बना चुके हैं। ठीक है, पीएमजी दिशा के अंदर ये काम चल रहा है। पीएमजी दिशा के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि रूरल हाउस होल्ड में हर एक रूरल हाउस होल्ड से कम एक इंसान ऐसा हो जिसको हमने इस प्रोग्राम के अंदर डिजिटल लिटरेसी इम्पार्ट की हो। ठीक है, तो रूरल हाउस होल्ड में कम से कम एक इंसान ऐसा हो जिसको ये डिजिटल लिटरेसी इम्पार्ट की जाए। ठीक है, कौन कर रहा है, क्या काम हो रहा है इसके अंदर, यही सब आपको इसमें जानना है। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि एक 3 दिन का सर्टिफिकेशन कैंपेन चल रहा था जिसके अंदर वुमेन और डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ के ऊपर स्पेशल फोकस रखा गया था। हमारी नेक्स्ट स्कीम है पोषण अभियान। पोषण अभियान हमारे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इंप्लीमेंट कर रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ WCD जो है वो इसको इंप्लीमेंट कर रही है क्योंकि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। तो इसमें फोकस किसके ऊपर होगा? इसके ऊपर फोकस होगा चिल्ड्रन के ऊपर, साथ ही साथ सारी की सारी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन के ऊपर इसका फोकस होगा। इस स्कीम के अंदर हमारा जो मेजर टारगेट ये है कि बच्चों के अंदर जो स्टंटिंग है, इस स्टंटिंग को रिड्यूस करना है। आज की डेट में इंडिया के अंदर 38% स्टंटिंग देखने को मिलती है, इसको रिड्यूस करके 25% पर लेके आना था बाय 2022। ठीक है, तो एक तो ये इसका मेजर टारगेट है। दूसरे इसके जो टारगेट हैं वो एनुअल टारगेट दिए गए हैं, यानी कि हर साल हम कुछ माल न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, इन माल न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई चीज़ों को रोकेंगे। क्योंकि धीरे धीरे हर साल हम माल न्यूट्रिशन को कम करते जाएंगे, और माल न्यूट्रिशन कम होगा तो हमारे जो बच्चे और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन हैं वो हेल्दी होनी चालू हो जाएंगी। तो ये एनुअल टारगेट यानी कि पर एनम टारगेट किन किन चीज़ों को दिए गए थे। तो इसके अंदर एनुअल टारगेट था स्टंटिंग का, कि स्टंटिंग को हम हर साल 2% से रिड्यूस कर देंगे, रिडक्शन बाय 2% पर एनम रिड्यूस करना है स्टंटिंग को। अंडर न्यूट्रिशन को भी हम 2% पर एनम से रिड्यूस करने वाले हैं। तीसरा हमारा टारगेट है लो बर्थ वेट, यानी कि जन्म के टाइम पे जो वेट है वो वेट कम होता है बच्चों के अंदर, ये भी हमें रिड्यूस करना है, यानी कि वजन जो है वो बढ़ाना है। ठीक है, तो 2% से ये लो बर्थ वेट को रिड्यूस करते चलना है। ठीक है, और हमारा चौथा एनुअल टारगेट है अनीमिया का, कि हम हर साल अनीमिया में 3% की रिडक्शन लेके आएंगे। ठीक है, तो इन टारगेट के साथ हमने पोषण अभियान को स्टार्ट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने स्टार्ट किया था। इसका दूसरा नाम है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इसका दूसरा नाम। ठीक है, अब इसके बाद पोषण अभियान के साथ आपको जोड़ के पढ़ना है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल के प्री और मेंस दोनों के लिए, तो इसको आप अच्छे से करके जाएंगे। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसको भी मैं कवर करा दूंगा। जो हमारा करंट अफेयर्स का बैच चल रहा है उसमें इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको दिक्कत आ रही है, चाहते हैं यूट्यूब पर भी इसकी वीडियो आए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इसको मैं कवर कर दूंगा। फिर आता है आपका पोषण माह।
पोषण माह हर साल सितंबर के महीने को हम पोषण माह की तरह मनाते हैं। माह का मतलब होता है पूरा का पूरा मंथ। तो इस मंथ के अंदर, सितंबर महीने के अंदर हमारे ढेर सारे अभियान चलते हैं। इस अभियान के अंदर हम लोगों को जागरूक करने की, यानी कि अवेयरनेस को इंक्रीज करने की कोशिश करते रहते हैं। अवेयरनेस किस तरह की? अवेयरनेस ऐसी कि जो भी माँ है, जो भी विमेन है, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग विमेन जो होती हैं, वो किस तरह से अपने बच्चे की केयर कर सकती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग कब से कब तक करनी चाहिए, एक्सक्लूसिव करनी चाहिए या ब्रेस्ट फीडिंग के साथ कुछ और खिलाना चाहिए। उसकी जो भी फीमेल्स हैं, फीमेल्स की राइट एज ऑफ मैरिज क्या है, लोगों के अंदर ये अवेयरनेस होना भी बहुत ज़रूरी है। अर्ली मैरिजेस जो हैं वो माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ के लिए काफ़ी ख़राब होता है। तो राइट एज ऑफ मैरिज, हाइजीन किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है, सैनिटेशन का कैसे ख्याल रखा जा सकता है, ईटिंग हेल्दी एंड फूड फोर्टिफिकेशन, इन सब की अवेयरनेस इसके अंदर की जाती है। पोषण माह का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और वो कंपोनेंट है बिहेवियरल चेंज। बिहेवियरल चेंज, जब तक आप जनता के बिहेवियर को चेंज नहीं करेंगे तब तक आप उनकी हैबिट्स को चेंज नहीं कर सकते और उनकी सोच को चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए न्यूट्रिशन से फाइट करने के लिए बिहेवियरल चेंज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोषण जागरूकता अभियान जो है वो पोषण माह के अंदर ही चलाया गया था, वही बिहेवियरल चेंज को असर करने के लिए। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, तो एक प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की बात कही गई थी 2021 के बजट के अंदर कि गवर्नमेंट जो है वो आने वाले समय के अंदर एक ऐसी योजना लाएगी जो कि हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने का काम करेगी। इसके अंदर जो एग्जिस्टिंग नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इनको इम्प्रूव करने की बात कही गई थी, साथ ही साथ कहा गया था कि नए इंस्टीट्यूशंस भी बनाए जाएंगे। ठीक है, इसी स्कीम को ऑपरेशनलाइज करने के लिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। ये एक पैन इंडिया लेवल की स्कीम है जो कि हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेगी। इस स्कीम के अंदर क्या होगा, इस स्कीम के अंदर जितने भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके अंदर पॉपुलेशन 5 लाख से ज़्यादा है, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्रिटिकल केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। ये क्रिटिकल केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। ये जो क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स हैं ये इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्रिटिकल केयर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अब जो डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहाँ पे पॉपुलेशन 5 लाख से कम है, क्या वहाँ पे हेल्थ केयर की नीड नहीं है? वहाँ पे भी हेल्थ केयर की नीड है, लेकिन अभी वहाँ पे क्या बोला जाएगा, वहाँ पे रेफरल सर्विसेज स्टार्ट की जाएंगी। रेफरल सर्विसेज स्टार्ट की जाएंगी। रेफरल सर्विसेज क्या होता है, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए चुन्नू नाम का आदमी एक हॉस्पिटल में जाता है और हॉस्पिटल में इलाज कराता है। ये हॉस्पिटल कहता है कि तुम्हें जिस इलाज की ज़रूरत है वो इलाज हमारे पास मौजूद नहीं है, ये इलाज यहाँ से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जब जाओगे, इस दूसरी डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे तुम्हारा इलाज हो जाएगा। तो ये जो हॉस्पिटल है ये एक पर्चे पे रेफ़र कर देगा कि चुन्नू को इस इलाज की ज़रूरत है। चुन्नू उस रेफ़र वाले पर्चे को लेके दूसरे हॉस्पिटल चला जाएगा जहाँ पे वो इलाज मौजूद है और वहाँ पे जाके वो अपना इलाज करा लेगा। इसको कहा जाता है रेफरल स्कीम्स। ठीक है, तो ये जो 5 लाख से कम पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे इस तरह की रेफरल स्कीम्स चलती रहेंगी। तो एक तो इसके अंदर जो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है, इसके अंदर एक तो आपके ये बनाए जा रहे हैं, हर 5 लाख से ज़्यादा वाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक्सक्लूसिव क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स होंगे जो कि क्रिटिकल सर्विसेज देंगे। जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट रह गए, रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, वहाँ पे रेफरल सर्विसेज चलती रहेगी। इसके अलावा बीमारी को सही से इलाज करने के लिए उसका डायग्नोस्टिक होना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए इंडिया के अंदर इंटीग्रेटेड लैब्स बनेंगी। ऐसी लैब्स बनेंगी जो कि इंटीग्रेटेड हैं, ताकि जो आप टेस्ट करा रहे हो एक लैब में उसका डेटा बाकी जगहों पे भी उपलब्ध होना चाहिए। अभी कोरोना के टाइम पे हमें ये पता चल गया था कि डायग्नोस्टिक की ज़रूरत है, हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ एक और चीज़ की ज़रूरत है, वो है कि हमें नई बीमारियों के ऊपर सर्वेलेंस रखना होगा कि कौन कौन सी बीमारियां नई आ रही हैं, कहाँ पे वो कितनी रफ्तार से फैल रही हैं। तो सर्वेलेंस का भी इसके अंदर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अंदर एक नेटवर्क बनाया जाएगा सर्वेलेंस लेबोरेटरी का। ये जो नेटवर्क है ये आपके ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, रीजनल लेवल और नेशनल लेवल पे बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ एक हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल भी बनाया जाएगा जिसके ऊपर हेल्थ से जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अंदर क्या कर रहे हैं, 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट्स बनाए जा रहे हैं और 33 एग्जिस्टिंग पब्लिक हेल्थ यूनिट्स जो हैं उनको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। ठीक है, ये आपकी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है।
अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग की एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। इसके अंदर नीति आयोग का एक ऑब्जेक्टिव, और वो ऑब्जेक्टिव ये है कि देश के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को हम इनोवेटिव सॉल्यूशंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो देश की इन प्रॉब्लम्स के ऊपर पहले तो फोकस आना चाहिए। फोकस के साथ साथ देश में एक ऐसा माइंडसेट होना चाहिए जिसके अंदर बच्चे से बच्चा जो है वो इनोवेशन की तरफ अट्रैक्टेड रहे और इनोवेटिव आइडियाज़ ढूंढे कि कैसे देश की दिक्कतों को सॉल्व करना है। तो इसके लिए ये अटल इनोवेशन मिशन स्टार्ट किया गया था नीति आयोग के द्वारा। इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लास 6 से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को सही से इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को सही से जांचने के लिए लैब्स बनाई जाती हैं स्कूल लेवल पे। तो इनको कहा जाता है अटल टिंकरिंग लैब, जो कि स्कूल लेवल पे बनाई जाएगी। इसके अंदर 6 से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे जो हैं, इनको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जिन फैसिलिटीज़ को यूज़ करके ये बच्चे अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो लैब्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, लैब्स के अंदर आपको ढेर सारे टूल्स और टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जैसे कि 3D प्रिंटर्स, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की डू इट योरसेल्फ किट्स, ताकि जो उनके आइडियाज़ हैं, उन आइडियाज़ को वो प्रैक्टिकली सॉल्व करके या फिर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकें। अटल टिंकरिंग लैब्स का मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि स्कूल लेवल से बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट डेवलप कराना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट को डेवलप कराना है, ताकि कम्युनिटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके। तो ये तो आपके स्कूल लेवल पे हो गया, क्लास 6 से लेके 12th क्लास तक। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी के लेवल पे, इंडस्ट्री के लेवल पे, या फिर जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे क्या किया जाएगा, स्कूल के लेवल पे टिंकरिंग लैब्स है, यानी कि अपने आइडियाज़ के साथ तुम टिंकर करते रहो। यूनिवर्सिटी के लेवल पे हम इनक्यूबेटर्स देंगे। इनक्यूबेटर्स का काम क्या होगा, इनक्यूबेटर्स आपको अपने आइडियाज़ को सही से इम्प्लीमेंट करने की, उसको स्केल करने की ताकत प्रोवाइड करते हैं ये इनक्यूबेटर्स। ठीक है, तो स्कूल लेवल पे आपके टिंकरिंग लैब्स लगती हैं, यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन लेवल पे इनक्यूबेटर्स लगते हैं। इसके अलावा इंडिया में जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ हैं, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ के अंदर, जो कि जहाँ पे अभी रिसर्च और डेवलपमेंट को लेके बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ऐसे एरिया को हम अंडर सर्व्ड या फिर अनसर्व्ड एरियाज़ कह सकते हैं। इन एरियाज़ के अंदर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो इन एरियाज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन एरियाज़ के लिए हम ACIC बना रहे हैं। ACIC क्या है, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स। ये जो अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स हैं, ये पार्टनरशिप मॉडल पे काम करेंगे। ये पार्टनरशिप मॉडल पे काम करेंगे, तो इनका जो भी पार्टनर बनेगा, वो पार्टनर नीति आयोग से कहेगा कि तुम मुझे 2.5 करोड़ रुपए तक दे दो, ताकि मैं यहाँ पे कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर बना सकूँ। ठीक है, नीति आयोग अगर तुम्हें 2.5 करोड़ देगा, तो तुम्हें, यानी कि ये जो पार्टनर है, इस पार्टनर को भी 2.5 करोड़ रुपए की अमाउंट मैच करनी पड़ेगी। ठीक है, 2.5 करोड़ रुपए मैक्सिमम अमाउंट है। हो सकता है ये पार्टनर बोले कि 1 करोड़ नीति आयोग लगाएगा, तो 1 करोड़ मैं लगाऊंगा, और हम दोनों 2 करोड़ का एक अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर बनाएंगे। कहाँ पे, टीयर 2 या टीयर 3 सिटी के अंदर। ये सारे के सारे जो मिशन हैं, ये आपके अटल इनोवेशन मिशन के अंदर ही है। टिंकरिंग लैब स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे इंक्यूबेटर्स, अनसर्व्ड या अंडर सर्व्ड एरियाज में आपके ACICs। फिर उसके बाद कुछ अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस रखे जाते हैं। तो इस अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस के अंदर क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, और इन प्रॉब्लम्स के ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए चैलेंज दिया जाता है। लोग अपने आइडियाज़ इन चैलेंज के अंदर पिच करते हैं। तो जिनका आइडिया अच्छा लगता है, उनको हो सकता है कुछ रिवॉर्ड वगैरह इसके अंदर देके उसको इम्प्लीमेंट किया जाता हो। तो अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस का जो मेन मकसद है, वो ये है कि इंडिया के अंदर नेशनल लेवल पे सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होना चाहिए। ठीक है, अराइज अराइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये आपको याद रखना है। पहली चीज़ तो ये कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइज। तो यहीं से आप पता लगा लेंगे कि ये जो स्कीम है, ये MSMEs के लिए है, MSMEs के लिए बनाई गई है। ये आपके अटल इनोवेशन मिशन के अंदर आ रही है, और इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, नीति आयोग कर रहा है। तो अराइज जो है वो नीति आयोग की है। ठीक है, MSME और स्टार्टअप सेक्टर के लिए है कि MSME के अंदर भी जो इनोवेशन है, वो इनोवेशन होने लगे। तो इसके अंदर क्या किया जा रहा है, इसके अंदर जो रिसर्च आइडियाज़ होते हैं, पहले कोई भी आपके पास आइडिया आता है, ठीक है, आप उस आइडिया का एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, और देखते हैं कि आपका आइडिया इम्प्लीमेंट होने में कैसा लग रहा है। अगर इसके अंदर कोई कमी होती है, तो इस प्रोटोटाइप को सुधारा जाता है। प्रोटोटाइप जब सुधर जाता है और आपके
आइडिया जो है आपको लगता है कि अब एकदम सही उसका हमारे पास प्रोटोटाइप आ गया है, तो आप क्या करते हैं, आप उसके प्रोडक्ट बनाने चालू कर देते हैं, यानी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। और फिर यही प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है ये कमर्शियल डिप्लॉयमेंट में आता है, कमर्शियल डिप्लॉयमेंट में आता है। और ये काम इन सब को करने में कौन मदद करेगा, इन सब को प्रमोट करने में अराइज अराइज जो है अटल इनोवेशन मिशन के अंदर, वो इसके अंदर काम करेगा। फिर आपका एक और प्रोग्राम है, वो है आपका मेंटरशिप एंड पार्टनरशिप, जिसके अंदर पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ, एकेडमिक और इंस्टीट्यूशंस, ये सब के सब साथ में आते हैं, कोलैबोरेट करते हैं ताकि इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, इसका जो नाम है, इसका असली नाम है मेंटर इंडिया, मेंटर इंडिया, द मेंटर्स ऑफ चेंज, मेंटर्स ऑफ चेंज। तो जैसे जैसे इंडिया के अंदर एक माइंडसेट आ जाएगा इनोवेटिव सॉल्यूशंस फाइंड करने का, इनोवेशन करने का, स्टार्टअप्स बनाने का, तो उसके बाद एक न्यू इंडिया निकल के आएगा, एक न्यू इंडिया निकल के आएगा। इसीलिए मेंटर्स ऑफ चेंज जो है प्रोग्राम है, क्योंकि चेंज कर रहे हैं हम, पुराने इंडिया से नए इंडिया की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, एक और जो अभी न्यूज़ के अंदर था वो है आपका इनोवेशंस फॉर यू। इनोवेशंस फॉर यू क्या है, जब से अटल इनोवेशन मिशन स्टार्ट हुआ है उसके बाद से ढेर सारी सक्सेस स्टोरीज आई होंगी निकल के स्टार्टअप्स की। तो स्टार्टअप्स की जो ये सक्सेस स्टोरीज हैं, इन सक्सेस स्टोरीज को लोगों तक पहुंचाया जाएगा, उनको शोकेस किया जाएगा, ताकि लोग जो है वो मोटिवेट हों और इनसे आगे भी सीख सकें। ठीक है, तो इसीलिए ये आपके न्यूज़ में था इनोवेशंस फॉर यू। अगली स्कीम हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की स्कीम है, जिसका नाम है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आती है। इस स्कीम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ सिटीज़ को ले रहे हैं। ठीक है, 500 सिटीज़ को ले रहे हैं, और इन 500 सिटीज़ के अंदर हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि ये 500 सिटीज़ इकोनॉमिकली ग्रो भी करें, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो लिविंग कंडीशंस हैं वो लिविंग कंडीशंस भी इंप्रूव होते रहें। तो लिविंग कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए दो चीज़ों के ऊपर मेजर फोकस है। पहला तो है आपका टैप कनेक्शन और दूसरा है आपका सीवर कनेक्शन। ठीक है, तो इन 500 सिटीज़ में इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ उनको और भी ज़्यादा लिवेबल बनाया जाएगा। प्रायोरिटी दी जाएगी टैप कनेक्शंस यानी कि वाटर सप्लाई के ऊपर और सीवर कनेक्शन के ऊपर। इसके साथ साथ हम यहाँ पे जो हमारी गवर्नेंस है, इन गवर्नेंस को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो गवर्नेंस से जुड़े हुए भी यहाँ पे मेजर्स लिए जाएंगे। इन 500 सिटीज़ के अंदर आपके ग्रीन पार्क्स बनाए जाएंगे, ओपन स्पेसेस बनाए जाएंगे। ठीक है, ग्रीन पार्क्स, पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के ऊपर भी काम होगा, और पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए सिटीज़ में आज की डेट में एक मेजर दिक्कत जो है वो है आपके मोटराइज्ड व्हीकल्स जिससे पॉल्यूशन होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम फोकस करेंगे मोटराइज्ड व्हीकल के पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ करो। जितना ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ होगा उतना मोटराइज्ड व्हीकल्स कम होंगे। तो पहले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, फिर दूसरा नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट को भी यूज़ करने के ऊपर जोर दिया जाएगा, जैसे कि आपकी साइकिल्स हो गई। ठीक है, तो 2015 के अंदर ये आपका अमृत मिशन स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर हमने सोचा था कि 500 सिटीज़ को हम इम्प्रूव करेंगे, यही सिटी आगे जाके स्मार्ट सिटीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। स्मार्ट सिटीज़ के अंदर कन्वर्ट करने का हमने इसमें सपना देखा था। न्यूज़ में क्यों था, न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये जो स्कीम है, इस स्कीम को अभी हमने एक्सटेंड कर दिया है। अब ये स्कीम 2025-26 तक चलेगी, 2025-26 तक ये स्कीम चलेगी। इस स्कीम के अंदर आखिर होता क्या है, इस स्कीम के अंदर अभी तक क्या हुआ है, 2.68 करोड़ टैप कनेक्शन पहुंचा दिए गए हैं, और हमारा मकसद है कि हम 4700 अर्बन लोकल बॉडीज में 100% टैप कनेक्शन पहुंचा दें। ठीक है, दूसरा जो हमने किया है वो है 2.64 करोड़ सीवर बनाए गए हैं, और हमारा टारगेट है कि ये जो 500 सिटीज़ हैं, इन सभी 500 सिटीज़ के अंदर 100% सीवर कनेक्शन होना चाहिए। तो ये सारे के सारे काम इसके अंदर किए जा रहे हैं। 2.0 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब एक्सटेंशन मिल चुकी है इस स्कीम को टिल 2025-26 तक। ठीक है, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी खर्चा आएगा, जिसको हम फंडिंग कहते हैं, वो फंडिंग कैसे होगी, तो इसके अंदर ये जो 500 सिटीज़ हैं, इन 500 सिटीज़ में से जितने भी ऐसे शहर हैं जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से कम है या फिर 10 लाख है। ठीक है, ऐसे शहर जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख है या 10 लाख से कम है, वहाँ पे जो सेंटर 50% पैसा सेंटर देगी। ठीक है, जितना भी खर्चा हो रहा है इसका 50% सेंटर देगी, 50% स्टेट।
ऐसे शहर जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है वहाँ पे 33% खर्चा जो है वो सेंटर देगी और बाकी का जो खर्चा बचा वो आपके स्टेट्स देंगे। ठीक है, सेंटर जो ये खर्चा दे रही है, सेंटर ये खर्चा 3 इंस्टॉलमेंट में देगा, 3 इंस्टॉलमेंट देगा। मान लीजिए सेंटर को 100 रुपये देने थे तो वो पहले 20 रुपये देगा, फिर 40 रुपये देगा और फिर 40 रुपये देगा। तो इन 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर सेंटर जो है वो पूरा का पूरा खर्चा दे देगा जितना भी उसको देना है। ठीक है, तो ये आपको अमृत मिशन के बारे में पता होना चाहिए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, ये हमारा अगली स्कीम जो हम देखेंगे। इसको देखने से पहले थोड़ा सा बॉन्ड्स के बारे में देख लेते हैं कि बॉन्ड्स किस तरह से काम करते हैं। जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बॉन्ड उधार चाहिए होता है डोमेस्टिक मार्केट से, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, ये बॉन्ड्स को इशू करती है। बॉन्ड्स क्या है, बॉन्ड्स को आप एक पेपर की तरह लेके चलिए। एक पेपर है जिसके ऊपर वैल्यू लिखी होती है। मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ, 100 रुपये लिखे हैं। इस पे एक टाइम पीरियड लिखा होता है, मैं एग्जांपल में 8 साल ले लेता हूँ, 8 ईयर्स। और इस पे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 10%। तो गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के पेपर छापती है और लोगों से कहती है कि तुम इस पेपर को खरीद लो। तो मान लीजिए ये एक इंसान है ए ने इस पेपर को खरीद लिया। तो खरीदने के लिए ए कितने रुपए देगा, ए ने दिए 100 रुपये। 100 रुपये देने के बाद ए को मिल गया ये वाला पेपर। ठीक है, अब इस पेपर पे क्या लिखा है, 100 रुपये लिखा है, 8 साल लिखा है और 10% की ब्याज लिखी है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पेपर है, ये इंसान के पास ये पेपर 8 सालों तक रहेगा। 8 साल के बाद ये इंसान इस पेपर को वापस गवर्नमेंट को दे देगा और गवर्नमेंट उसके पैसे इसको वापस कर देगी। ठीक है, यानी कि ये जो पेपर है ये कितने सालों में मैच्योर होगा, ये पेपर मैच्योर होगा 8 सालों के अंदर। 8 सालों के बाद ए जो है इस पेपर को भारत की सरकार को वापस कर देगा और भारत की सरकार जो ये 100 रुपये हैं, ये 100 रुपये इस इंसान को वापस कर देगी। ठीक है, 8 सालों तक। देखिए, शुरुआत में ए ने 100 रुपये भारत की सरकार को दिए थे और पेपर ले लिया। 8 सालों के बाद भारत की सरकार ने 100 रुपये वापस कर दिए और इसने जो पेपर है, पेपर भारत की सरकार को दे दिया। शुरुआत में इसने 100 रुपये दिए थे, अब इसको 100 रुपये मिल गए। तो इसको इस पूरे काम करने में ए को फ़ायदा क्या हुआ, ए को जो फ़ायदा हुआ वो ये है ब्याज, इसके ऊपर जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखी हुई है। तो ये जो 8 साल ए के पास पेपर रहेगा, इन 8 सालों में ए को क्या मिलता रहेगा, पहले साल में ए को इस 100 रुपये पे 10% ब्याज मिलती रहेगी। यानी कि पहले साल इसको 10 रुपये मिल गए, दूसरे साल इसको 10 रुपये मिल गए, तीसरे साल इसको 10 मिल गए, ऐसे हर साल इसको 10 रुपये मिलते रहेंगे। यानी कि 8 सालों के बाद इसको 80 रुपये मिल चुके हैं। ठीक है, 8 सालों तक उसको 80 रुपये मिल चुके हैं और 8वें साल में ये पेपर वापस कर देगा भारत की सरकार को और भारत की सरकार इसको 100 रुपये दे देगी। तो 8वें साल में इसको 100 रुपये भी वापस मिल जाएंगे। तो ए ने भारत की सरकार को 100 रुपये दिए थे और 8 सालों के बाद ए के पास कितने रुपए पहुंच गए, ए के पास 180 रुपीज़ पहुँच गए, 180 रुपये पहुँच गए। इसको 80 रुपये का फ़ायदा मिल गया। ठीक है, भारत की सरकार को क्या फ़ायदा हुआ, भारत की सरकार को ये फ़ायदा हुआ कि इसके पास 8 सालों तक 100 रुपये आ गए। इन 100 रुपयों को भारत की सरकार जो है वो आगे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, वेलफेयर स्कीम्स करने में। तो भारत की सरकार को जो पैसों की ज़रूरत थी वो ए ने पूरी की और ए को क्या मिल गया, ए को उसके ऊपर ये इंटरेस्ट मिल गया। तो भारत की सरकार इस तरह से पैसे को उधार लेती है। अब मान लीजिए ए जो है, ए के पास 100 रुपये पड़े थे। अब ए के सामने ऑप्शन है कि वो इन 100 रुपयों का क्या करे। या तो वो ये 100 रुपये के कोई भी गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीद ले, या फिर वो इन 100 रुपयों का कोई भी सोना खरीद ले, कोई भी सोना खरीद ले। ज़्यादातर जो लोग हैं वो कंजर्वेटिव थिंकिंग के होते हैं, उन्हें ये पता है कि हो सकता है गवर्नमेंट बॉन्ड पे या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड पे उनको इतना ब्याज नहीं मिलेगा और लोग सोच रहे हैं कि गोल्ड का दाम जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो इनको सोना खरीदने पे ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। तो ए जो है वो सोना खरीदने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन सोने के साथ दिक्कत ये है कि ज़्यादातर जो ये सोना होता है, ये सोना हमें इंडिया को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ए अगर ज़्यादा सोना खरीदेगा तो भारत को ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा बाहर से, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट की सिचुएशन खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो हमारे जो इंपोर्ट हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। दूसरा जो सोना है, सोने को ये एक फिजिकल गुड है, फिजिकल एसेट है। इस एसेट को स्टोर करना पड़ेगा, इसको लेके चोरी का भी हमेशा खतरा रहता है, थेफ्ट का खतरा हमेशा बना रहता है। ठीक है, गोल्ड के साथ ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो इंडिया चाहती है कि हमारा ये जो सोने का इंपोर्ट है, ये इंपोर्ट थोड़ा सा कम हो जाए। साथ के साथ जो भारत की सरकार है, भारत की सरकार को जो बोरो करना होता है, बोरो करने के लिए भी उसको थोड़े से ज़्यादा पैसे मिल जाए। तो उसके लिए एक स्कीम बनाई गई और वो स्कीम थी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। इस स्कीम के अंदर क्या किया जाता है, इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे आरबीआई कुछ पेपर को
कुछ पेपर्स को इशू करती है, कुछ बॉन्ड्स को इशू करती है। और इन पेपर पे क्या लिखा होता है? ये बिल्कुल बॉन्ड की तरह, सरकारी बॉन्ड की तरह ही काम करेगा। इस पेपर पे क्या लिखा होगा? इस पेपर पे टाइम पीरियड लिखा होगा 8 साल, ठीक है। कुछ ब्याज लिखी होगी, हम यहाँ पे मान लेते हैं 2% ब्याज में लिखी हुई है। और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है, वैल्यू रुपए में नहीं लिखी जाएगी। वैल्यू को हम 100 रुपये 200 रुपये नहीं लिखते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर हम वैल्यू कैसे लिखेंगे? 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो भारत की सरकार क्या कहती है कि तुझे अगर सोना खरीदना है तो तू सोना मत खरीद, तू सोने की जगह ये पेपर खरीद ले। तू सोने को सिर्फ इसलिए खरीद रहा है ना क्योंकि आज तू सोना 100 रुपये का खरीद रहा है और तुझे उम्मीद है कि आज से कुछ सालों के बाद ये सोना 120 रुपये का होगा और तुझे 20 रुपये की कमाई हो जाएगी। इसी विचारधारा से जो है इस सोने को खरीद रहा होगा। भारत की सरकार ने कहा कि तू सोना मत खरीद, तू सोने से जुड़ा हुआ ये पेपर खरीद ले। इस पेपर की वैल्यू कितनी है? इस पेपर की वैल्यू है 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू। तो अगर आज की डेट में 2022 में सोने की वैल्यू 100 रुपये है तो इस पेपर की वैल्यू कितनी हो गई? 100 रुपये हो गई। तू इसको 8 साल तक अपने पास रखता है, 8 साल के बाद इस सोने की वैल्यू जो है 2030 के अंदर मान लीजिए 150 रुपये हो गई, तो इस पेपर की वैल्यू कितनी है? 150 रुपये हो गई, 50 रुपये हो गई। तो भले ही तू पेपर खरीद रहा है लेकिन इस पेपर की वैल्यू कितनी होगी? जितनी उस टाइम पर सोने की वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो पेपर है, पेपर की वैल्यू सोने से डिराइव हो रही है। तो ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है इसमें मैच्योरिटी कितनी है? 8 साल की मैच्योरिटी है। जब कोई इंसान सोना खरीदता है, जब कोई इंसान गोल्ड को खरीदता है तो वो क्या उम्मीद कर रहा है? वो उम्मीद कर रहा है 100 का खरीदूंगा, 120 का बेच दूंगा, ठीक है। इस बॉन्ड स्कीम के अंदर क्या हो रहा है? इस बॉन्ड की स्कीम के अंदर तुम ये तो कर ही सकते हो, 100 रुपये का खरीदा, जब 120 का हो तो तुम उसको बेचो। साथ के साथ इस बॉन्ड स्कीम में आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता रहता है, 1-2% का ब्याज भी मिलेगा। सोना खरीदोगे तो इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है। भारत की सरकार को इससे क्या बेनिफिट है? एक तो भारत की सरकार को इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा सोने का इम्पोर्ट जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, भारत की सरकार को तो पैसे की हमेशा ज़रूरत रहती है, इस पैसे को वो आगे इन्वेस्ट करना चाहता है। तो भारत की सरकार इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को यूज़ करके भारत की सरकार अपने लिए पैसे को बोरो कर सकती है, ठीक है। ये बेनिफिट होने वाले हैं। इसी को गवर्नमेंट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकता है वो देखते हैं। पहला तो ये कि ये जो पेपर है, क्या ये पेपर रुपी डिनोमिनेटेड है? ये रुपी डिनोमिनेटेड नहीं है, ये गोल्ड डिनोमिनेटेड है, यानी कि गोल्ड की वैल्यू के हिसाब से चलेगा। कितने मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इस पेपर की? 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर। यानी कि अगर किसी इंसान को इस बॉन्ड स्कीम में अपना पैसा डालना है तो उसको कम से कम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर का पेपर खरीदना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम कितना खरीदा जा सकता है? मैक्सिमम 4 किलोग्राम के सोने के बराबर का पेपर खरीदा जा सकता है, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो 4 किलोग्राम का खरीदेगा, अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो भी 4 किलोग्राम का खरीदेगा। लेकिन अगर कोई ट्रस्ट है तो वो 20 किलोग्राम तक का खरीद सकता है, 20 किलोग्राम तक का खरीद सकता है। ये आपको याद रखना है। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, इसको बॉन्ड्स को इशू करने की जिम्मेदारी आरबीआई की है। तो आरबीआई बॉन्ड्स को इशू करके कुछ बैंक्स को वो बॉन्ड दे देती है और ये जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं ये इन बॉन्ड्स को आगे बेच सकते हैं, ठीक है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बेच सकते हैं। इसके अलावा आपकी स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भी इसको आगे बेच सकता है। इसके अलावा आपके कुछ डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेज से भी इसको बेचा जा सकता है और कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस से भी इसको बेचा जा सकता है, ठीक है, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक सवाल जो आप याद रखेंगे वो ये कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है और पेमेंट बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक इस स्कीम में बॉन्ड्स को नहीं बेच सकते, ठीक है। मिनिमम कितना खरीद सकते हैं? 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। मैक्सिमम आपको बता चुका हूँ कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, यही सब आपको इसके अंदर जानना है। अब कुछ और क्वेश्चन जो यहाँ से आ सकते हैं, पहला तो कि इस बॉन्ड की मैच्योरिटी कितनी होगी। तो इसका टेन्योर जो है वो 8 साल का है, लेकिन अगर किसी को पैसों की ज़रूरत है तो वो 5 साल के बाद से इस बॉन्ड को बेचना चालू कर सकता है। 5 साल तक पर अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 साल इसकी मैच्योरिटी है, लेकिन 5 साल से इसको बेचना चालू किया जा सकता है। क्या बैंक्स भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को खरीद सकते हैं, के अंदर बॉन्ड को खरीद सकते हैं? तो बैंक्स भी इसको खरीद सकते हैं और बैंक जो है, ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है इसके अंदर इन बॉन्ड्स को खरीद के
अपने SLR रिक्वायरमेंट को भी पूरा किया जा सकता है बैंक्स के द्वारा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैंक्स जो हैं इन बॉन्ड्स को अपनी SLR रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इन बॉन्ड्स को आप बैंक के पास कोलेटरल की तरह भी जमा करा सकते हैं और बैंक से लोन ले सकते हैं। तो अगर आपने इस स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है तो ये आपके लिए एक एसेट का काम करेगा जो कोलेटरल की तरह जमा कराई जा सकती है। इस बॉन्ड के ऊपर इनकम टैक्स लगता है, इस बॉन्ड के ऊपर इनकम टैक्स लगता है, लेकिन इस बॉन्ड के ऊपर कैपिटल गेंस टैक्स नहीं लगता। कैपिटल गेंस टैक्स इसके अंदर नहीं लगता है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। इन्वेस्टर को क्या क्या एडवांटेज है? इन्वेस्टर को अगर वो गोल्ड खरीदता तो अगर गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाती तो फ़ायदा हो रहा था, लेकिन इस स्कीम में गोल्ड की वैल्यू बढ़ने से तो फ़ायदा है ही, प्लस में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल रहा है। ये एक फ़ायदा है इसको। दूसरा, इसको गोल्ड को हैंडल करने की, उसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कोई चुराने नहीं वाला, एक ऑल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है इन्वेस्टर को? हो सकता है कभी सोने की जो कीमत है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर गई तो उस केस में नुकसान होगा। इकॉनमी को क्या बेनिफिट है? भारत की सरकार को जो बोरोइंग करनी है उस बोरोइंग में ये मदद करेगा। दूसरा दूसरा जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंपोर्ट यहाँ से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि विंडोज़ दी जाती हैं कि आप इस डेट से लेके इस डेट तक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर साल के कुछ महीनों तक बोल दिया जाएगा कि अब आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये जो विंडोज़ होती है इनको आप ट्रांश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन ट्रांशेस के अंदर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को बेचा जा रहा है। तो ये जो ट्रांचेस है इसकी चौथी ट्रांच ओपन हुई थी अक्टूबर 2021 से लेके मार्च 2022 तक। तो इसीलिए ये न्यूज़ के अंदर था। आई होप आपको ये स्कीम समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका वीडियो को लाइक करना, हमारी वीडियोस के ऊपर कमेंट करना हमें बहुत ज़्यादा एक तो मोटिवेट करता है, दूसरा जो यूट्यूब है, यूट्यूब हमारी वीडियोस को फिर ज़्यादा ऑडियंस को दिखाता है जिससे हमें भी सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूला करें। ठीक है, उससे हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। हमारी अगली स्कीम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो ये जो भारतीय जन औषधि परियोजना है इसके लिए आपको जेनरिक मेडिसिन और पेटेंटेड मेडिसिन के बीच में डिफरेंस समझना होगा। कोई भी कंपनी होती है वो दवाई के ऊपर अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती रहती है। कई सालों की रिसर्च के बाद उनकी एक मेडिसिन बनके तैयार होती है। इन सालों में जब वो रिसर्च कर रहे थे इनकी कोई भी कमाई नहीं हो रही थी, लेकिन अब जब उनकी दवाई बन चुकी है तो वो अपनी रिसर्च के ऊपर जो भी खर्चा हुआ है, जो उन्होंने अपने साल इन्वेस्ट किए हैं उसकी भरपाई करना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे, इस दवाई के ऊपर अपनी इस रिसर्च का एक पेटेंट ले लेंगे। ठीक है, अब ये जो दवाई है ये सिवाय इस कंपनी के कुछ सालों तक ये जो दवाई है सिवाय इस कंपनी के कोई और नहीं बना सकता। और ये जो कंपनी है ये इस दवाई का जो रेट है वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से सेट करके रख लेगी। लेकिन जब इसका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो इस दवाई को कोई और कंपनी भी बना सकती है। तो जो कंपनी जो बिना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के दवाई बना रही है किसी और के पेटेंट के एक्सपायर होने के बाद से, उन दवाइयों को हम जेनरिक मेडिसिन के नाम से जानते हैं। ये जो जेनरिक मेडिसिन है ये काफ़ी सस्ती मिलती हैं क्योंकि इस कंपनी ने रिसर्च डेवलपमेंट पे कोई खास काम नहीं किया। ठीक है, लेकिन जो ये वाली जो कंपनी की जो दवाई है इसका रेट थोड़ा सा हाई आपको देखने को मिलेगा इवन आफ्टर द पेटेंट हैज़ एक्सपायर्ड। तो ये जो जेनरिक मेडिसिन है ये आपको एक तो सस्ती मिल जाती है यानी कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती। दूसरा, इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो बिल्कुल सेम है इस दवाई के, लेकिन जेनरिक मेडिसिन को लेके बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस नहीं होती। ये जो कंपनी है जिसने ये पेटेंट लिया था, ये कंपनी कई सालों से इस दवाई को बेच रही है, कई सालों से ये टीवी के ऊपर अपनी ऐड दिखा रही है। तो लोग जो है इस दवाई को अच्छे से जानते हैं। ये दवाई मार्केट में कई सालों से अवेलेबल थी, इसलिए लोग जाते थे वो दवाई खरीद के खा लेते थे। लेकिन ये जो जेनरिक मेडिसिन है, इस जेनरिक मेडिसिन को लेके अवेयरनेस नहीं है। दूसरा, लोगों को ये लगता है कि ये सस्ती है तो कहीं ये खराब ना हो सकता है ये उतनी इफेक्टिव ना हो जितनी कि ये वाली दवाई थी, तो इसलिए लोग जेनरिक मेडिसिन को नहीं लेते। अल्टीमेटली क्या हो जाता है, अल्टीमेटली लोगों को ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं। तो जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है इसके अंदर हम दो चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। पहला तो ये लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि जो जेनरिक मेडिसिन है वो इक्वली इफेक्टिव है, आप जेनरिक मेडिसिन को भी ले सकते हैं। दूसरा, जेनरिक मेडिसिन को ईजिली अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो जेनरिक मेडिसिन है ये इजीली अवेलेबल होगी और कहाँ पे अवेलेबल होगी, ये होगी आपके जन औषधि केंद्रास के ऊपर अवेलेबल कराई जाएंगी। जन औषधि केंद्र में ये जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल होंगी। ठीक है, इसको इंप्लीमेंट करने वाली जो एजेंसी है उस एजेंसी का नाम है आपका फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, PMBI जो है वो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है।
अगर मिनिस्ट्री की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया के अंदर जगह जगह पे जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे जहां पे जेनरिक मेडिसिन मिला करेगी, जेनरिक मेडिसिन मिला करेगी। तो पहले तो ये जन औषधि केंद्र खोल के अवेलेबल करानी है जेनरिक मेडिसिन। दूसरा, लोगों के मन में अवेयरनेस जनरेट करानी है कि जेनरिक मेडिसिन भी इक्वली इफेक्टिव है और वो जेनरिक मेडिसिन को खरीद के भी अपनी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। ठीक है, फिर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको भी ये बोला जाएगा कि आप जेनरिक मेडिसिन को ज़्यादा प्रचार करो, जेनरिक मेडिसिन को ही प्रिस्क्राइब करो, ताकि लोग जो हैं वो जेनरिक मेडिसिन को और ज़्यादा खरीदने लगे। इससे क्या होगा कि जो भी हमारे सोसाइटी के अंदर पुअर और डिसएडवांटेज्ड सेक्शन है वो भी कम कॉस्ट पे अपनी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। उनका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, उनकी जेब से कई ज़्यादा पैसा जो है वो दवाइयाँ खरीदने पे खर्च हो जाता है, वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी कम हो जाए। तो जन औषधि केंद्र कौन खोल सकता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी एनजीओ, ट्रस्ट, प्राइवेट हॉस्पिटल ये खोल सकते हैं। कोई इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर, कोई बिजनेसमैन भी जन औषधि केंद्र खोल सकता है, बशर्ते उसको एक ऐसे आदमी को एम्प्लॉय करना पड़ेगा जिसके पास बी फार्मा या फिर डी फार्मा की डिग्री हो। तो जिसके पास बी फार्मा या डी फार्मा की डिग्री हो उसको एम्प्लॉय करके जन औषधि केंद्र को ओपन किया जा सकता है। इसको किसी सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल के प्रीमाइसिस के अंदर भी खोला जा सकता है। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हमने एक टारगेट रखा था कि हम 8,000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्रास को खोलेंगे। तो वो जन औषधि केंद्रास खुल चुके हैं इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब आपको एक ना एक जन औषधि केंद्र ज़रूर मिलेगा पूरे देश में। तो पूरे देश की कोई भी ऐसी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे जन औषधि केंद्र ना हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है जो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो इससे अफोर्डेबिलिटी जो है वो लोगों की अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 8,000 से ज़्यादा हम कर चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है 10,000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र करने हैं। कब तक? 2024 तक। तो 2024 तक हम 10,000 जन औषधि केंद्र स्टार्ट करेंगे। ये कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। जेनरिक ड्रग्स क्या है, जो मैंने आपको अभी तक समझाया कि जब भी कोई कंपनी नया ड्रग डेवलप करती है तो उसमें कई सालों की रिसर्च लगती है। उस रिसर्च के बाद वो पेटेंट के लिए अप्लाई करता है और पेटेंट मिलने के बाद इसका ये जो रिसर्च के बाद ड्रग बना है, ये ड्रग उस कंपनी के अलावा कोई और नहीं बना सकता फॉर सम ईयर्स। कुछ सालों तक उसको एक्सक्लूसिव राइट मिल जाते हैं ये दवाई बना के बेचने के। तो इन सालों में वो अपनी रिसर्च का सारा जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को निकाल लेता है, प्लस में अपना जो भी उसको प्रॉफिट चाहिए होता है वो प्रॉफिट मिल जाता है। जब जैसे ही ये साल खत्म होते हैं उसके बाद उस दवाई को कोई भी मैन्युफैक्चर कर सकता है। ठीक है, तो जेनरिक मेडिसिन कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है इंडिया के लिए स्पेशली। ठीक है, अच्छा, अब जो जेनरिक मेडिसिन है इसमें एक और टर्म आप याद रखेंगे। जो भी दवाई बनती है इस दवाई के अंदर एक होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और दूसरे होते हैं इसके इनर्ट इंग्रेडिएंट्स। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स क्या करते हैं? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इस दवाई को उसकी मेडिकल प्रॉपर्टी देता है, यानी कि आपका बुखार उतारने के लिए जिस केमिकल की जरूरत है वो केमिकल आपका एपीआई कहलाया जाएगा। उसके अलावा इस दवाई को कोई ना कोई कलर दिया होगा, हो सकता है इसका टेस्ट थोड़ा सा सुधारने के लिए कुछ सब्सटेंस डाले होंगे, हो सकता है इस दवाई को सॉलिड बनाने के लिए कुछ सब्सटेंस डाले होंगे। ये जो इनर्ट सब्सटेंस हैं ये आपकी मेडिकल प्रॉपर्टी प्रोवाइड नहीं कर रहे, ये कोई सेकेंडरी प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को यूज करके ही आपके जेनरिक ड्रग्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जेनरिक ड्रग्स बनाए जाएंगे। अगली स्कीम है हमारी नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। ये जो नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम है इसको 2016 के अंदर स्टार्ट किया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? आज की देश में इंडिया के अंदर बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है या फिर इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग के अंदर उन्होंने डिप्लोमा होल्ड कर रखा है। ठीक है, यानी कि इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स। तो ये जो है ये पढ़ के आ गए हैं कॉलेजेस के अंदर या फिर जब उन्होंने डिप्लोमा लिया था तो उनको किताबी नॉलेज मिल चुकी है, उन्हें थ्योरी पता चल चुकी है। लेकिन जब वो इंडस्ट्री के अंदर काम करना चालू करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी थ्योरी के बीच में और इंडस्ट्री में जो असली में प्रोसेसेस फॉलो हो रहे हैं इन दोनों के बीच में एक मिसमैच है। इसीलिए एक स्कीम को स्टार्ट किया गया जिसका नाम है नेट्स, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। इस स्कीम के अंदर जो भी ग्रेजुएट्स हैं या डिप्लोमा होल्डर्स हैं, ग्रेजुएशन किस में? इंजीनियरिंग में, और डिप्लोमा होल्डर्स इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो जो ये डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको 1 साल के लिए इंडस्ट्री में
1 साल के इंडस्ट्री में अप्रेंटिस की तरह रखा जाता है। ये जो अप्रेंटिस हैं, इन अप्रेंटिस को जिस भी वो इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, जिस भी कंपनी में वो काम कर रहे हैं, कंपनी उसको कुछ अमाउंट पे करती है। इस अमाउंट को स्टाइपेंड कहा जाता है। ये सैलरी नहीं होती, ये स्टाइपेंड होती है। ये सैलरी से काफ़ी कम होती है, लेकिन अप्रेंटिस को यहाँ पे क्या मिलता है? अप्रेंटिस को यहाँ पे एक तो जितने टाइम वो काम कर रहा है उस टाइम में उसको कुछ ना कुछ पैसे मिलते रहते हैं स्टाइपेंड की फॉर्म में। दूसरा, अप्रेंटिस को क्या मिल रहा है? अप्रेंटिस अब जो थ्योरी पढ़ के आया था उसके बाद अब इसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है इंडस्ट्री में काम करने का। इसके बाद इसको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है कि इसने प्रोफिशिएंसी हासिल कर ली है अपने फील्ड ऑफ वर्क में। यानी कि जिस भी फील्ड ऑफ वर्क के अंदर काम कर रहा है उस फील्ड ऑफ वर्क के अंदर इसको प्रोफिशिएंसी मिली हुई है, और आगे जाके ये इस सर्टिफिकेट के बेसिस पर और अच्छी जगह पे एम्प्लॉयमेंट ले सकता है। ठीक है, तो एक तरह से नेट्स जो है वो उसकी फील्ड ऑफ वर्क में उसकी ट्रेनिंग करवा रहा है ताकि वो और भी ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो जाए। इसमें जो भारत की सरकार है उसको एक सर्टिफिकेट भी देती है। अब सवाल ये आता है कि जो कंपनी है, कंपनी लोगों को क्यों हायर करेगी? कंपनी इसलिए हायर करेगी क्योंकि ये जो स्टाइपेंड देना है, एक तो ये स्टाइपेंड सैलरी से कम है, तो जो काम ये कंपनी एक अप्रेंटिस से करवाएगी, अप्रेंटिस कंपनी में काम करेगा तो कुछ ना कुछ तो काम करता रहेगा कंपनी के लिए। तो अप्रेंटिस जो काम करेगी, इस काम के लिए इसको किसी इंसान को हायर करना पड़ता कंपनी को, लेकिन अब कंपनी क्या कर रही है? इन फ्रेश एजुकेटेड लोगों को 1 साल के लिए एम्प्लॉयमेंट दे रही है और बदले में उसको स्टाइपेंड पे कर रही है। तो स्टाइपेंड जो है वो सैलरी से काफ़ी कम होता है, और इस स्टाइपेंड का जितना भी वो स्टाइपेंड पे कर रहा है इसका 50% हिस्सा जो है वो भारत की सरकार इन कंपनी को रीइंबर्स कर देती है। तो कंपनी को सिर्फ 50% ऑफ स्टाइपेंड पे करना पड़ता है। तो कंपनियों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है, इसीलिए कंपनी भी नेट्स को जो है अपना रही हैं और लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अगले 5 सालों तक भी इस स्कीम को अप्रूवल मिल चुकी है, और ये जो आपकी स्कीम है ये 5 सालों तक और चलेगी। फिर आता है आपका MP लैड स्कीम। MP लैड्स है आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इस MP लैड स्कीम के अंदर क्या होता है? MP लैड स्कीम के अंदर जो MPs हैं, यानी कि जो लेजिस्लेचर के अंदर बैठ रहे होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को 5 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन करने की पावर मिली हुई है। सैंक्शन नहीं, रिकमेंड करने की। ठीक है, ये जो MPs हैं ये 5 करोड़ तक के प्रोजेक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं। ये कैसे प्रोजेक्ट को रिकमेंड करेंगे? ये ऐसे प्रोजेक्ट को रिकमेंड करेंगे जो कि ड्यूरेबल एसेट्स बना रहे हैं, ड्यूरेबल एसेट्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये MPs आखिर आते कहाँ से हैं। देखिए, MP या तो लोकसभा से आ रहा होगा या फिर राज्यसभा से आ रहा होगा। लोकसभा के अंदर या तो इलेक्टेड MP होगा या फिर नॉमिनेटेड MP होगा। इसी तरह राज्यसभा जो है वो या तो इलेक्टेड MPs होते हैं या फिर नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के जो इलेक्टेड MPs होते हैं, इलेक्टेड MPs जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने गए हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 5 करोड़ तक के प्रोजेक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं, और ये जो 5 करोड़ तक के प्रोजेक्ट हैं ये ड्यूरेबल एसेट बनाएंगे। ठीक है, जो आपके राज्यसभा के इलेक्टेड MPs होते हैं, राज्यसभा के इलेक्टेड MP जिस राज्य से चुने गए हैं उस स्टेट के अंदर 5 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स को रिकमेंड कर सकते हैं जो कि ड्यूरेबल एसेट्स बनाएंगे। जो नॉमिनेटेड MPs हैं, नॉमिनेटेड MP पूरे इंडिया में कहीं पे भी रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, एनीवेयर इन इंडिया वो इसको 5 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स को रिकमेंड कर देंगे। ठीक है, अब इसमें भी कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं। कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो यह है कि MP सिर्फ और सिर्फ रिकमेंड करता है, MP इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करवाता, सिर्फ रिकमेंड करेगा। रिकमेंड करने के बाद जो पैसा है वो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के पास पहुंच जाता है। ये जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है ये आइडेंटिफाई करती है कि किस एजेंसी से ये ड्यूरेबल एसेट बनवाने का काम करवाना है, और फिर ये जो डिस्ट्रिक्ट एजेंसी है यही इसको एग्जीक्यूट करवाती है। दूसरी कंडीशन जो यहाँ पे लगी हुई है वो ये है कि हर साल जितना भी प्रोजेक्ट इस MP लैड स्कीम के अंदर किया जा रहा है उसके 10% को ऑडिट किया जाएगा, 10% को ऑडिट किया जाएगा। तीसरी जो कंडीशन लगी है, तीसरी कंडीशन ये है कि हर एक MP को 15% जो अपने MP लैड का फंड है वो SC जहाँ पे रह रहे हैं, जिस एरिया में SCs रह रहे हैं उस एरिया के अंदर खर्च कराना है, और 7.5% जो है वो जहाँ पे ST पॉपुलेशन रह रही है वहाँ पे खर्च कराना है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि लोकसभा के किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ST पॉपुलेशन ना हो,
लोकसभा की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में एसटी पॉपुलेशन ना हो, तो ये जो यहाँ का जो एमपी होगा, यहाँ का एमपी अपने 7.5% जो है वो किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च करवा सकता है, ठीक है, वहां पे रिकमेंड कर सकता है। ये आपकी एमपी लैट स्कीम है। न्यूज में इसलिए थी क्योंकि 5 करोड़ रुपए हर साल मिलते थे। ये जो 5 करोड़ रुपए हैं ये नॉन लैप्सेबल होते हैं, यानी कि अगर एक साल में इनको खर्च नहीं किया तो ये लैप्स नहीं होते हैं, अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं और इनको अगले साल भी यूज किया जाता है। तो अगले साल के 5 करोड़ भी मिल जाएंगे, प्लस में कैरी फॉरवर्ड अमाउंट भी मिल जाएगी जिसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसको खर्च किया जाएगा। तो नॉन लैप्सेबल होता है। दूसरा, 5 करोड़ हर साल मिलते थे, लेकिन कोविड ईयर में इस स्कीम को थोड़े टाइम के लिए रोक दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि हमें कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था भारत की सरकार का। तो भारत की सरकार ने कहा कि ये जो 5 करोड़ रुपए हैं, ये 5 करोड़ रुपए अभी हम एमपीज को नहीं दे सकते और एमपीज जो है इनको रिकमेंड नहीं करेंगे, ठीक है, ये बोल दिया था। अब जो है 2021-22 के अंदर इसको पार्शियली रीस्टोर कर दिया है, पार्शियली रीस्टोर कर दिया है। अब 2 करोड़ रुपए हर साल खर्च किए जा सकते हैं, ठीक है, 2021-22 के अंदर। 2022-23 के अंदर इसकी फुल रिस्टोरेशन हो जाएगी, यानी कि 5 करोड़ रुपए मिलने लग जाएंगे। तो इसलिए ये आपके न्यूज के अंदर था। कौन सा मंत्रालय इसको रिकमेंड करता, कौन सा मंत्रालय इस स्कीम को नोडल मिनिस्ट्री है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो मॉस्पी के अंदर आती है आपकी एमपी लैट्स। ये जो 5 करोड़ रुपए हैं ये पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, इसमें स्टेट का कोई भी पैसा नहीं जाता, सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे ये पैसे होते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए न्यूज़ में था, एक बार इसको सिर्फ आपको रीड करना है। अगली न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपने मेंस के पर्पज से, वो है आपकी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर क्या होता है, इसके लिए आप एक एग्जांपल मान के चलिए, जैसे कोई सेल्समैन है, तो सेल्समैन से कहती है कि तेरी मंथली सैलरी 10,000 रुपये होगी, ठीक है, 10,000 रुपये होगी, लेकिन अगर तू 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचेगा तो हर प्रोडक्ट पे हम तुझे क्या देंगे, हर प्रोडक्ट पे तुझे इंसेंटिव देंगे, ठीक है। 100 से ऊपर तूने जितने भी एक्स्ट्रा बेच दिए, हर प्रोडक्ट पे हम तुझे 2 रुपये और देंगे या 200 रुपये और देंगे। तो ये जो आदमी है ये इंसेंटिवाइज्ड रहेगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचने। इसी तरह आपकी ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। तो ये हमने क्या कर दिया, हम जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कह रही है कि जो कंपनीज हैं, कंपनीज अगर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड करते हैं, इसको एक्सपेंड करने के लिए कंपनीज को इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इंडिया के अंदर उसको और भी ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। तो अगर कंपनीज ये एक्सपेंशन करती है तो वो जितने भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाएंगे उस प्रोडक्ट के ऊपर भारत की गवर्नमेंट जो है उन्हें इंसेंटिव देगी 4 से लेकर 6% का, ठीक है। तो उसकी जो भी अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इस प्रोडक्शन कैपेसिटी को वो जितना एक्सटेंड कर देगा, इस एक्सटेंशन के ऊपर आपको इंसेंटिव मिलता रहेगा, ठीक है। ये आपकी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। इसमें हम डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को एनकरेज कर रहे हैं कि वो अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करे। अगर वो कहीं बाहर काम करता है तो इंडिया में आए और इंडिया के अंदर काम करे, क्योंकि यहाँ पे इंसेंटिव एक्स्ट्रा मिल रहा है। प्लस जो फॉरेन कंपनीज है, फॉरेन कंपनीज को भी इंडिया आने के लिए इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि आप इंडिया में अगर बनाओगे तो आपको इंसेंटिव एक्स्ट्रा मिलते रहेंगे। तो इनिशियली इसको हमने जो स्टार्ट किया था वो सिर्फ मोबाइल्स के लिए किया था, मोबाइल्स और उसके इक्विपमेंट के लिए किया था। लेकिन आज की डेट में 13 ऐसे सेक्टर हैं जिन सेक्टर के अंदर अगर आप इंडस्ट्री लगाते हो तो आप प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो। ये जो 13 सेक्टर्स हैं, ये 13 सेक्टर्स आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि इनमें से कौन सा सेक्टर ऐसा है जो पीएलआई स्कीम के अंदर कवर्ड है या कवर्ड नहीं है। तो इसीलिए जो 13 सेक्टर्स हैं इनको आप अच्छे से रीड करके जाएंगे, ठीक है। अगली स्कीम है हमारी स्वदेश दर्शन स्कीम। 2014 के अंदर ये स्कीम को स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इस स्कीम को तैयार किया गया था। इसमें क्या करते थे, इसके अंदर मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल के तौर पर बुद्धिस्ट से जुड़े हुए 2-3 साइट्स हैं, बुद्धिस्ट से जुड़ी हुई 2-3 साइट है। तो कोई भी आदमी जो बुद्धिज्म से प्रभावित होगा, जो बुद्धिज्म के मॉन्यूमेंट्स को, साइट्स को देखना चाहेगा, उसके लिए एक सर्किट तैयार कर दिया कि आप आओ, पहले यहाँ पे बैठो, यहाँ से बस आपको इधर लेके जाएगी, फिर यहाँ घुमाएगी, फिर यहाँ घुमाएगी, यहाँ घुमाएगी। तो एक तरह से ये पूरा का पूरा सर्किट बन गया। पहले हो सकता था, इसे एक सिंपल समझाने के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे को बुद्धिज्म से जुड़े हुए साइट्स देखनी थी, मुझे सिर्फ इन 2 साइट्स के बारे में पता था, तो मैं यहाँ पे गया, घूम फिर के अपने घर वापस आ गया।
लेकिन अब क्या हो गया है, अब क्योंकि इन साइट्स को हमने एक सर्किट पे बना दिया तो मेरे को अवेयरनेस हो गई कि मेरे और भी साइट्स हैं जिनको मैं कवर कर सकता हूं। यहाँ पे जाने के लिए आपके स्पेशल आपको एक इजी तरीका मिल गया जहां से आप इन साइट्स को कवर कर सकते हैं। तो पहले टूरिज्म सिर्फ इन 2 जगह पे हो रहा था, अब क्या हो गया, टूरिज्म इन जगहों पे भी फैलने लग गया। तो इसीलिए स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर हम ऐसे ही टूरिस्ट सर्किट्स बना रहे हैं, ऐसे ही टूरिस्ट सर्किट्स बना रहे हैं। ये जो टूरिस्ट सर्किट्स हैं ये आपकी टूरिज्म वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और जो भी आदमी है, जो भी किसी एक फील्ड में, मान लीजिए कोई रिलीजन से जुड़ा हुआ है, कोई एनवायरनमेंट से जुड़ा, या फिर डेजर्ट से जुड़ा हुआ कोई एरिया देखना चाहता है, तो डेजर्ट टूरिज्म के कुछ सर्किट बना रखे होंगे। तो इस तरह के टूरिज्म सर्किट्स बने हुए हैं। तो कौन कौन से टूरिज्म सर्किट हैं जो आपको याद रखने, एक तो आपका बुद्धिस्ट सर्किट है, डेजर्ट सर्किट है, स्पिरिचुअल सर्किट है, रामायण, कृष्णा, कोस्टल, नॉर्थ ईस्टर्न, रूरल, हिमालय, ट्राइबल, हेरिटेज, इको टूरिज्म, इस तरह के आपको सर्किट देखने को मिलेंगे। याद करने के लिए आप कैसे देख सकते हैं, याद करने के लिए आप रख लीजिए कौन कौन से ऐसे सर्किट हैं जो कि धर्म से और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं। तो पहले आप देखेंगे इसके अंदर स्पिरिचुअल सर्किट, दूसरा रामायण सर्किट कर लीजिए, कृष्णा सर्किट कर लीजिए। रामायण कृष्णा, बुद्धिज्म भी आपके रिलीजन से जुड़ा हुआ है, तो स्पिरिचुअल रामायण कृष्णा बुद्धिस्ट सर्किट आपको रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं। फिर आप रीजनल सर्किट्स कर लीजिए जो कि रीजन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। रीजन के ऊपर क्या आ गया आपका, डेजर्ट एक तरह का रीजन है, कोस्ट पहले एकदम ही सूखी जगह फिर एकदम गीली जगह, तो डेजर्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट, फिर नॉर्थ ईस्टर्न सर्किट, हिमालयन सर्किट, हिमालयन सर्किट, आपके रूरल सर्किट, रूरल सर्किट हो गया। फिर उसके बाद ऐसे सर्किट कर लीजिए जो कम्युनिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो कम्युनिटी के ऊपर फोकस करने वाला सर्किट है आपका ट्राइबल, ट्राइबल सर्किट। फिर आ जाइए नेचर से जुड़े हुए, नेचर से जुड़े हुए सर्किट है आपका इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ सर्किट, इको टूरिज्म वाइल्ड लाइफ सर्किट, ठीक है। और एक सर्किट आपका हेरिटेज सर्किट अलग से है, ठीक है। तो आप इस तरह से अगर इसको याद करेंगे ग्रुपिंग्स बना के कि स्पिरिचुअलिटी से कौन से जुड़े हैं, रीजन से कौन से जुड़े हैं, कम्युनिटी का कौन सा है, एनवायरनमेंट का कौन सा है, तो आप इन सबको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे इन सभी एरिया के अंदर टूरिज्म की ग्रोथ होगी और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बनेगी। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि बुद्धिस्ट सर्किट के अंदर 5 प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन दे दी गई है। ये 5 प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये आपको स्कीम पता होनी चाहिए। कौन सा मंत्रालय कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कर रहा है। 2014 से ये स्कीम चल रही है जिसमें सर्किट्स बनाए जा रहे हैं। अगली स्कीम है हमारी भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना के अंदर हम जो हमारे हाईवेज हैं, हाईवेज को एक तरह से बूस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मॉर्थ जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, वो इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इस स्कीम के अंदर क्या कर रहे हैं, जितने भी आपके ये हाईवेज हैं, इन हाईवेज को, जो हाईवेज अभी तक बन नहीं पाए हैं, जो कि आपके पाइपलाइन में पड़े थे, उनको कंप्लीट करने की बात हो रही है। साथ ही साथ लगभग 34,000 किलोमीटर्स की और नई सड़कें बनाई जाएंगी, और भी नई सड़कें बनाई जाएंगी। तो सिर्फ इसके अंदर हाईवेज के ऊपर फोकस नहीं है, यहाँ पे कुछ कॉरिडोर्स भी बनाए जाएंगे। और ये कॉरिडोर्स कौन से हैं, यहाँ पे आपका इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, इंटर कॉरिडोर्स आपके बनाए जाएंगे, इंटर कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। और आपकी फीडर सर्विसेज यहाँ पे चालू की जाएंगी। फीडर सर्विसेज यानी कि एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट तक जोड़ने के 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे सड़क बना दो, लेकिन जो हिंटरलैंड के एरियाज होते हैं, हिंटरलैंड के एरिया से बहुत ज़्यादा सड़कें नहीं बनाई जा सकती, तो यहाँ पे फीडर रूट है। तो ये एक बड़ा हाईवे मान लीजिए, इस बड़े हाईवे से छोटी छोटी सड़कें कनेक्ट करती हैं, उसको हम फीडर रूट के नाम से जानते हैं। तो फीडर रूट्स बनाए जाएंगे। यहाँ पे हमारा फोकस होगा कि हम बॉर्डर एरियाज को भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें, बॉर्डर एरियाज को भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। कोस्टल और पोर्ट कनेक्टिविटी के ऊपर भी यहाँ पे फोकस होता रहेगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं। तो एक तो बॉर्डर एरिया के ऊपर फोकस है, दूसरा फोकस है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ऊपर। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर भी हम हाईवेज की डेवलपमेंट करेंगे। कौन सा मंत्रालय कर रहा है, वो मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है। इसके अंदर नई जो टोटल रोड कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर नई रोड को ऐड किया जाएगा और 34,800 किलोमीटर्स की नई सड़कें यहाँ पे बनेंगी। टोटल टेन्योर जो था इस प्रोग्राम का वो 5 साल का दिया गया है, और जो इसका फेज 1 है, फेज 1 आपका 2022 के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अगली स्कीम हमारी नेशनल क्रैच स्कीम है। नेशनल क्रैच स्कीम जो है ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है।
इस स्कीम के अंदर क्या होगा, डे केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी। क्रैच के अंदर क्या होता है, जब फीमेल्स, जब मदर्स अपने काम पे जाती हैं तो वो अपने बच्चों को साथ नहीं ले जा सकती, तो इसीलिए मदर्स को एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है क्रैच की, कि वो क्रैच के अंदर अपने बच्चे को छोड़ सकती हैं। यहाँ पे जो बच्चा है, यहाँ पे जो केयर टेकर होंगे वो इस बच्चे का ख्याल रखते रहेंगे पूरे दिन में, तो इसी को कहा जाता है डे केयर फैसिलिटीज़। डे केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। जो ये नेशनल क्रैच स्कीम है ये किन को कवर करेगी, ये कवर करेगी वर्किंग वुमेन को, वर्किंग मदर्स को, ऐसी वर्किंग मदर्स जिनके बच्चे 6 महीने से लेके 6 साल के बीच में हैं। ठीक है, 2017 के अंदर इस स्कीम को चालू किया गया था। इस स्कीम के अंदर जो क्रैच बनेंगे वहाँ पे आपकी स्लीपिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। जो 3 साल से छोटे बच्चे हैं उनको किस तरह से थोड़ा सा स्टिमुलेट करना है, यानी कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, साथ ही साथ उनको इस तरह से खिलाना चाहिए, जो उनकी एक्टिविटी है वो इस तरह से होनी चाहिए जो कि उनके ब्रेन को स्टिमुलेट करती रहे। जो 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे हैं इनको प्री स्कूल की एजुकेशन भी इन क्रैच के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे हम उनके सोने की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके दिमाग को शार्प करने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, इसके साथ साथ हमें चाहिए कि उनकी जो बॉडी है, इनकी बॉडी भी हेल्दी रहे। तो इसीलिए इस नेशनल क्रैच स्कीम के अंदर आपको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करने की बात चल रही है। ठीक है, न्यूट्रिशन प्लस में हेल्थ के चेकअप होंगे यहाँ पे, और इम्यूनाइजेशन भी कराया जाएगा, इम्यूनाइजेशन भी कराया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अभी अभी ये डिस्क्लोज किया है कि लगभग जो आपके ये 3 सालों में स्कीम चल रही है, 2017 में चालू हुई थी, तो 2017 में, 2018 में, 2019 में कितने कितने फंक्शनल क्रैच एग्जिस्ट करते हैं इंडिया के अंदर। तो आपके 2017-18 में 18,040, फिर 8,018 और फिर 6,048 एडिशनल क्रैचेस को ऐड किया गया है। ठीक है, तो उसने बताया है कि ये जो स्कीम है ये 2017 से चल रही है, 2017 से चल रही है, तो 3 साल हो चुके हैं, 2017, 2018, 2018-19, 17-18, 2019-20। तो इन टाइम पीरियड में इसने ये बताया कि कितने कितने फंक्शनल क्रैच जो हैं वो इस स्कीम के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, तो उनका डेटा यहाँ पे दिया है। दूसरी इन्फॉर्मेशन दी है कि कोविड-19 के दौरान बहुत सारे जो क्रैचेस हैं उनको बंद भी करना पड़ा ताकि इन्फेक्शन जो है वो बच्चों में ना फैले। अगली स्कीम आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की युवा स्कीम। युवा की फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। तो इसी स्कीम से आपको पता चल जाएगा कि ये स्कीम किस लिए बनी है। यंग अपकमिंग और वर्सेटाइल ऑथर्स को ट्रेन करने के लिए इस स्कीम को बनाया गया है। इस स्कीम के अंदर 75 एस्पायरिंग राइटर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। इस स्कीम के अंदर जो टोटल खर्चे की उम्मीद की जा रही है वो खर्चा क्या है कि ये जो 75 एस्पायरिंग राइटर्स हैं जिनको हम ट्रेन करने की बात कर रहे हैं, इनके ऊपर टोटल 50,000 रुपये पर मंथ खर्च हुआ करेंगे। ठीक है, टोटल है, पर राइटर नहीं है, ये टोटल हर महीने का खर्चा है। और 6 महीने का ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है एस्पायरिंग राइटर्स के लिए। न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी एक ऑल इंडिया लेवल पे कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया था इसी मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए। अगला है हमारा सेतु भारतम स्कीम। इस सेतु भारतम स्कीम के अंदर ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी नेशनल हाईवेज हैं, इन नेशनल हाईवे से कोई भी रेल लाइन पास ना हो। नेशनल हाईवे के ऊपर ट्रैफिक चल रहा है और अचानक से रेल आ गई तो यहाँ पे इस नेशनल हाईवे को रोक दिया जाता है, सारा का सारा ट्रैफिक यहाँ पे रुक गया। जब रेल क्रॉस करेगी उसके बाद ये नेशनल हाईवे पे दोबारा से चालू होगा। अब क्या किया जा रहा है, इन नेशनल हाईवे को रेलवे क्रॉसिंग से फ्री कर देंगे। रेलवे क्रॉसिंग से कैसे फ्री किया जाएगा? नेशनल हाईवे है, अगर कोई रेल लाइन जाती है तो या तो इसके ऊपर से एक ब्रिज बना दिया जाएगा या फिर एक अंडरपास काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा। तो रोड ओवर ब्रिजेस बनाई जाएंगी या फिर रोड अंडर ब्रिजेस बनाए जाएंगे ताकि जो रेलवे है, रेलवे क्रॉस ना करे नेशनल हाईवेज को। ठीक है, तो ये आपकी सेतु भारतम स्कीम है। सेतु भारतम स्कीम भी आपके नेशनल हाईवेज को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बना देंगे। अगली आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो जब भी एग्रीकल्चर की बात होती है एक चीज़ हर कोई पढ़ता है और वो क्या है कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर मानसून पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, रेनफॉल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि खेतों में
इरिगेशन की फैसिलिटी अभी तक नहीं पहुंच पाई है। तो जब इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं पहुंच रही है तो इसीलिए जब तक बारिश नहीं होती वहाँ पे उनके फसल उग नहीं पाती है। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम स्कीम लेके आए हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये 2015 के अंदर लॉन्च की गई थी। 2015 से पहले आपकी 3 स्कीम चलती थी। एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। दूसरी स्कीम चलती थी आपकी इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, और तीसरी चलती थी ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट। इन तीनों स्कीम को मर्ज करके हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई है। इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 2 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है हर खेत को पानी मिलना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि हर पानी की बूंद से ज़्यादा फसल उगनी चाहिए, यानी कि पानी को और भी एफिशिएंटली यूटिलाइज करने की बात की जा रही है। तो ये 2 इसके मेजर ऑब्जेक्टिव है। कौन सा मिनिस्ट्री इसको कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। इसके अंदर हम ये ऑब्जेक्टिव जो आपको बताएं, ये आपको याद रखना है। कौन कौन सी स्कीम मर्ज हो गई ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर हम पर ड्रॉप मोर क्रॉप करना चाह रहे हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप कैसे होगी? जब आप एग्रीकल्चर की बेटर प्रैक्टिसेस और बेटर टेक्नोलॉजी को यूज करते हो तो आप हर बूंद से ज्यादा क्रॉप उगाओगे। पहले एक क्रॉप उगाने में 4 बूंद लगती थी, अब हो सकता है 2 बूंद में ही एक क्रॉप उग जाए। तो ये कोशिश हम करना चाह रहे हैं। इसके अलावा इरिगेशन के लिए हम प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो पानी को एक जगह पे जमा करने की जरूरत नहीं है, उसको ड्रिप बाय ड्रिप गिराओ, स्प्रिंकल करो। उसको पूरी तरह से टोंटियां मत बहा दो, सिर्फ स्प्रिंकल करके स्प्रे करो पानी को, क्योंकि उससे भी उतनी ही फसल हो जाती है। तो इस तरह की बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। 4 कंपोनेंट कौन कौन से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के? एक तो है एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। इस बेनिफिट प्रोग्राम के अंदर जितने भी इरिगेशन के प्रोजेक्ट चल रहे थे, यानी कि इरिगेशन के लिए कोई ना कोई कैनाल्स बना रहे होंगे, टैंक्स बना रहे होंगे, तो ये जो मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको तेजी से पूरा किया जाएगा। फास्टर कंप्लीशन होगी ऑनगोइंग इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के, ठीक है। दूसरा है हर खेत को पानी, हर एक फील्ड को पानी पहुंचना चाहिए। इसके लिए हम जो ट्रेडिशनल मेथड हैं पानी को स्टोर करने के, उनको भी यूज करेंगे, और यहाँ पे माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस रहेगा। जो एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है, यहाँ पे मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस है। माइनर के लिए हर खेत को पानी चल रहा है। फिर आता है अच्छा, इसमें जो ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज के सिस्टम है, इनके कुछ नाम आप याद रखेंगे, जैसे कि गुजरात में जल मंदिर, फिर आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर खतरी और कूल, नागालैंड के अंदर जाबो, तमिलनाडु के अंदर एरी उरानीज, आसाम के डोंग्स, फिर उड़ीसा और मध्य प्रदेश के अंदर केताज और बंधाज। ये सारे के सारे नाम हैं जो कि यूज होते थे हमेशा से। इनको दोबारा से रिवाइव किया जाएगा और इनके ऊपर फोकस किया जाएगा। फिर पर ड्रॉप मोर क्रॉप में और आप और भी एफिशिएंट प्रिसाइज वाटर एप्लीकेशन करोगे, जैसे कि ड्रिप्स लगाना, स्प्रिंकलर्स लगाना, रेन गन लगाना, पिवट्स लगाना। फिर वाटरशेड डेवलपमेंट। वाटरशेड वो एरिया होता है जहाँ पे बारिश का पानी गिर रहा है। बारिश का पानी जिस एरिया को अफेक्ट कर रहा है उसको हम वाटरशेड कह देते हैं। अब क्योंकि बारिश का पानी इस एरिया को अफेक्ट कर रहा है, अगर हम इस एरिया में कोई स्टोरेज टैंक लगा दें तो वहाँ पे ये पानी स्टोर हो सकता है, जिसको हम आगे जाके यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए वाटरशेड डेवलपमेंट के भी प्रोग्राम इसके अंदर किए जाएंगे। ये आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ठीक है। अगली आती है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। तो देखिए, जहाँ पे भी माइनिंग हो रही होती है, माइनिंग के जिस भी एरिया में माइनिंग हो रही है उसमें ढेर सारे लोग रह रहे होते हैं। ज़्यादातर वहाँ पे आपको शेड्यूल्ड ट्राइब्स देखने को मिलेंगे। ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, माइनिंग की वजह से इन ट्राइबल पॉपुलेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। कई बार इनको रीलोकेट करना पड़ जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। माइनिंग की वजह से यहाँ पे एनवायरमेंटल इशूज़ हो सकते हैं, पेड़ पौधे गिराने पड़ रहे हैं। माइनिंग की वजह से यहाँ पर ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। माइनिंग की वजह से यहाँ पे कोई और इंडस्ट्री वगैरह कम लग पाती है, तो इसीलिए यहाँ पे जो लिवलीहुड है वो लिवलीहुड अफेक्ट होता है। हो सकता है कि ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है माइनिंग से पहले अपना कोई वहाँ पे कुछ लिवलीहुड के लिए कुछ करते होंगे, लेकिन माइनिंग की वजह से उन्हें रीलोकेट करना पड़ गया और उनका लिवलीहुड अफेक्ट हो गया। तो माइनिंग की वजह से जिन एरिया में ये माइनिंग होती है उन एरिया में बहुत सारे लोग अफेक्ट हो जाते हैं। इन अफेक्टेड लोगों को वेलफेयर करने के लिए एक स्कीम बनाई गई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। तो ये किसके लिए? यह है वेलफेयर ऑफ द
एरियाज एंड पीपल अफेक्टेड बाय माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन। तो सिर्फ लोग ही नहीं, जो एरिया माइनिंग से अफेक्टेड है उसको भी यहाँ पे वेलफेयर करने के लिए स्कीम्स बनाई जा रही हैं। ठीक है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव वही है कि वेलफेयर करना है, वेलफेयर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं, जो भी एडवर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं उन एडवर्स इम्पैक्ट को मिनिमाइज करना है और मिटिगेट करना है, एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल लिवलीहुड प्रोवाइड करना है अफेक्टेड लोगों को। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए एक फंड बनाया गया है जिस फंड का नाम है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंदर ये बनाया गया है। ये फंड जो है इसको जो बैकिंग प्रोवाइड करता है वो एक एक्ट बैकिंग प्रोवाइड करता है। एक्ट का नाम है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015। ठीक है, तो जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है ये आपके माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के अंदर बनाया गया है। ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का जो फंड है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का जो ये फंड है इसके अंदर पैसा कहाँ से आता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो 2015 के बाद जितने भी माइनिंग के लीज दिए जाते हैं, मान लीजिए कोई कंपनी है XYZ, ये XYZ कंपनी ने लीज ले ली कि इस डिस्ट्रिक्ट की इस वाली माइन से जो भी माइनिंग एक्टिविटीज़ है वो मैं करूँगा। तो ये लीज लेके माइनिंग एक्टिविटी करता रहेगा और जो भी उससे खदान निकल रहा है उसको वो कहीं और बेच देगा, कहीं और सेल कर देगा और ये अपने पास रेवेन्यू रख लेगा। बदले में ये जो माइनिंग कर रहा है इस माइनिंग के बदले में इसको रॉयल्टी पे करनी होती है, ठीक है। इसी रॉयल्टी का 10% हिस्सा जो है, 10% हिस्सा इस कंपनी को कहाँ पे देना होगा? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के अंदर देना होगा। और ये जो पैसा है ये पैसा खर्च होगा माइनिंग एक्टिविटी से अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, जो 60% पैसा है इस फंड का वो कहाँ पे खर्च होगा? वो खर्च होगा हाई प्रायोरिटी एरियाज के ऊपर, जैसे कि पीने का पानी पहुंचाना, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना, पॉल्यूशन को कम करना, हेल्थ केयर, एजुकेशन, विमेन और चिल्ड्रन के वेलफेयर के ऊपर, डिसेबल्ड और एजड लोगों के वेलफेयर के ऊपर, सैनिटेशन के ऊपर। ये हाई प्रायोरिटी एरियाज हैं जहाँ पे ये खर्चा होगा। इसके अलावा जो 40% आपका डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का जो फंड है इसका 40% खर्चा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, एनर्जी, इन सारे एरियाज़ के ऊपर खर्च होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। इसके अलावा आपकी अराउंड 6 स्कीम्स और बची हैं, उन 6 स्कीम्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे। स्कीम्स को साथ के साथ आप याद करते चलिए, वरना बाद में कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।